सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋतिक एंड आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ। और आज हम लोग एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन का पार्ट है राइट नाउ पूरे देश में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 21 जून एक ऐसा डेट जब डिसाइड हो रहा है कि एग्ज़ाम नीट का दोबारा करवाया जाएगा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी नीट के पेपर लीक हो चुके हैं और उसके बाद नीट के पेपर लीक की वजह से टेलीग्राम ऐप को टेम्पररली बैन कर दिया गया है। प्लस में एनटीए एज एजेंसी फेल दिखती नजर आ रही है क्योंकि बार बार उसके अंडर पेपर्स लीक हो रहे हैं। और देश में कई सारे ऐसे पेपर हैं, कहीं कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं एग्जाम से एक दिन पहले पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह का जब हम लोग पेपर कंडक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट का हाई स्टेक लगा होता है, खास करके उसके करियर का, उस पर इस तरह के डिसीजंस का आना, री एग्जाम करवाना या सर्वर डाउन जाना या किसी तरह का भी डिस्क्रिपेंसीज होना, ये सवाल उठाता है अकाउंटेबिलिटी और कहीं ना कहीं गवर्नेंस के ऊपर। क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप इंटेंशनली फाइट कर लेंगे बट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस का भी इशू आता है। अगर पेपर लीक होता है तो ये टेक्नोलॉजी इशू नहीं है। अब इसके ऊपर डिस्कस करना हम चाहेंगे, पूरी होलिस्टिकली अप्रोच से हम लोग इसके ऊपर आज बात करेंगे, कई सारे टॉपिक को इसके अंदर घसीटने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो देश का माहौल है, खास करके ये पेपर लीक्स और ये सारे इश्यूज की वजह से, उस पर आप क्या बोलेंगे? पेपर लीक के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एनटीए जब से पेपर कर रही है 2020, 21, 24, 25, 26 ऐसे लगातार ऐसे ऐसे छोटे छोटे इशू आते रहे जिसको एनटीए डिनाई करती रही है, कहती रही है कि स्मॉल लेवल पे है, उसको नहीं रोका जा सकता। स्मॉल लेवल पे कभी कभी हो ही जाता है, उतना तो कोई भी फुल प्रूफ कितना भी पॉलिसी बन जाए नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो अभी हुआ है 2026 में टेलीग्राम पे जो लीक हुआ है, हम्म। एक स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं और लीक का एक मामला है। और वो भी जहाँ आप इस प्रिपेयर करते हो बच्चों का भविष्य, वहां से ही लीक हुआ है। जहाँ आप क्वेश्चन बना रहे हो वहां से कोई अगर लीक कर रहा है, आपके स्टाफ से लीक कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। और हम एनटीए पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हर एक एजेंसी पे यहाँ पे क्वेश्चन उठाना बनता है। आप एनटीए का ले लो, सीबीएसई 12th बोर्ड का ले लो, फिर बिहार स्टेट में भी हम अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी एनटीओ का लीक हुआ था अप्रैल में। उसके बाद वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, जैसे एजेंसी के द्वारा जो थर्ड पार्टी थी। फिर जेई का यूपी पेपर में लीक हुआ। हाँ, यूपी का लीक हुआ है अभी कुछ दिन हम्म। पहले। फिर एसएससी जीडी का पेपर में पाया गया है इशू। हम्म। तो ये नहीं है कि एक एक ही लेवल पे, हर एक लेवल पे हो रही है। एक तरह से इंस्टीट्यूशन फुल्ली फेल कर रही है। एक पे हम ब्लेम नहीं कर सकते, सभी इंस्टीट्यूशन फेल हो रहे हैं। हमें एक तरह से उसे अच्छे से सोचना पड़ेगा, उस पर अच्छे से क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं ये अच्छा, कह यहाँ पे यही सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आखिर ये सारे इंस्टीट्यूशन फेल क्यों हो रहे हैं? मतलब क्या इंस्टीट्यूशन की तरफ से गलती है, या फिर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना कि एग्जाम को इतना एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कंपटीशन का भी एरा चल रहा है, सभी एग्जाम को इतना कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं कि हो सकता है ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हो। इस वजह से कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या माफियाज जनरेट हो सकते हैं, जैसे हम लोग नीट पेपर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो ये मतलब किस तरह का ये एंगल घूम रहा है, या इसको हम लोग बोले कि एजेंसी या फिर गवर्नेंस का इशू है, या फिर ये कॉम्पिटिटिवनेस को थोड़ा कम किया जाए तो शायद इस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है? मतलब क्या इससे कुछ compete कर सकते हैं हम लोग? इसको 2-3 एंगल से हम देख सकते हैं। पहला तो जैसे कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, हम्म। तो इसमें सबसे पहले तो आप किसी चीज़ को लेके क्यों आ रहे हैं? एनटीए को लेके आए हैं। इससे पहले भी तो नीट का एग्ज़ाम हो रहा था। हम्म। सारे एक सेंट्रल लेवल पे हो रहा था, सारे स्टेट लेवल पे एआईपीएमटी हो रहा था। हम्म। एम्स का अलग हो रहा था, सब अलग-अलग हो रहे थे। लेकिन हमने एक ऑर्गेनाइज़ करके एनटीए को दे दिया कि आप एक ही एग्ज़ाम करवाइए और उसके थ्रू हो जाएगा। ये है। फिर और जैसे मैं सीयूटी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सीयूटी से अच्छा पहले जो मेरिट बेस्ड था वो था, क्योंकि मेरिट बेस्ड में आप 2 ईयर मेहनत कर रहे हैं ना, 11th-12th मेहनत कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 12th के नंबर पे आपको कॉलेज मिल रहा था। लेकिन सीयूटी क्या है, 1 दिन के बेसिस पे आपका होगा। सीयूटी में अगर आप जाके अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। ये एडवांटेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप 1 साल की मेहनत और 1 दिन की मेहनत दोनों में तो अंतर है ना। हम्म। कि आप 1 साल की मेहनत को देखोगे जो कंटिन्यूअस आपने किया है, या फिर कॉम्पिटिटिव में एक एग्ज़ाम के लिए दे दोगे। आप फिर बाद में कहोगे कोचिंग में माफिया ग्रो कर रही है, कोचिंग का बहुत बड़ा वो बन रहा है। हम्म। हम्म। तो वो अगर आप जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ाओगे तो कोचिंग तो आएगा ही।
12th के लेवल पे आप पढ़ाते हो, जो उसका क्या करिकुलम एक सेट होता है वो पढ़ाते हो। वहाँ पे आप थ्योरी बेस्ड पढ़ाते हो, लॉन्ग टर्म में पढ़ाते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन क्या डिमांड करता है? शॉर्ट टर्म, एक्यूरेसी, टाइम, स्पीड, ये सारा चीज़ डिमांड करता है। तो जी। उसके लिए कोचिंग का आना ही ज़रूरी है। तो आप एक एंगल से कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो कोचिंग भी आएगा। अगर कुछ रिफॉर्म ला रहे हैं तो उसके रिपरकशन भी आएँगे। अगर हुँ, ऑफलाइन पेपर करा रहे हैं तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। तो क्या हम ऑनलाइन पेपर करवा देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? कोई और उसके नियम आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बैकडोर चैनल से कुछ ना कुछ आ जाएगा ऐसा। हुँ। एसएससी, जीडी भी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। क्यों उसमें इश्यू आ रहा है? सर्वर डाउन हो जा बहुत रहा सारे है। ऑनलाइन एग्जाम में भी फेल कर रहे हैं, सर्वर का इशू हो रहा है या फिर चीटिंग भी, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम में भी चीटिंग्स हो रहे हैं, कई जगह हैकिंग वगैरह जैसे इशू आ रहा है। तो हम कैसे नहीं, इंश्योर करें? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में इशू हो रहा है ना, दिक्कत ये है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम लिमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हर जगह कहीं भी होगा तो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम भी है या कोई भी क्राइम है, पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। हाँ, उसको हम लिमिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। थोड़ा बहुत ना मुझे डाउट ये एजेंसी के ऊपर होता है, जैसे एनटीए हम लोग जान रहे हैं कि एनटीए एक एनजीओ था, जो करंट हुँ, गवर्नमेंट ने उसे एक एजेंसी के रूप में रखा जो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी। कहीं ना कहीं अगर हर बार पेपर लीकेज होता रहेगा, जैसे कंटिन्यूअस, हम नीट का पेपर काफी बड़ा टॉपिक बना, अब इस तरह से लीकेज होता रहेगा तो आखिर हम इस तरह के एजेंसीज पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? यहाँ पे तो मेरिट भी डाउट में आ जाएगा, यहाँ पर तो टॉपर जो होगा वो भी डाउट में आ जाएगा कि भाई ये टॉपर जो बना है, वो तो पूरा डाउट में आएगा कि कैसे टॉपर बना है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और हर बार जैसे टेलीग्राम ऐप को बैन किया गया, सबसे बड़ा इशू मुझे ये है कि आप ये बताइए, टेलीग्राम 15 करोड़ यूजर क्लेम कर रहा है इंडिया के अंदर। सो जो ऑर्डिनरी यूजर है, जिनको नीट और ये सब मामलों से कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए एक ये नहीं हो गया कि डिजिटल प्रिजन हो गया, कि आप इतने लिमिटेड टाइम तक आपका जो डेली यूज का जो एप्लीकेशन है उसको लिमिटेड टाइम तक आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो इसको कैसे जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट? हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में हमने देखा कि क्या हुआ, टेलीग्राम को बैक होना पड़ा कि भाई गवर्नमेंट ने किया है कि ये हवाला देते हुए कि प्रिवेंशन जरूरी है, टेलीग्राम के थ्रू चूंकि लीक हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि टेलीग्राम के थ्रू लीक हुआ था, जिसको लीक करना होगा वो रूट तो बदल ही सकता है। उसके पास आप टेलीग्राम बैन कर दोगे तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन, बाकी सारे भी तो एप्लीकेशन है, कई सारे इश्यूज है। तो ये टेलीग्राम को बैक करना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोर्स ना पकड़ के आप उसके रूट को डाइवर्ट करवा रहे हो, और क्या करवा रहे हो मेरे हिसाब से। ये पॉइंट सही है कि आप सोर्स के साथ नहीं जा रहे हो, कॉज़ के साथ जा रहे हो। हम्म। जैसे रूट कॉज़ जो है उसको आपको पकड़ना है ना, ये कह सकते हैं ना कि आपको कॉज़ पकड़ना, ना कि सिम्पटम का इलाज करना है। हम्म। टेलीग्राम इज़ अ सिम्पटम, कॉज़ इज़ एंटीओ इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ से आपका लीक हुआ है। कॉज़ तो हम्म। वही हुआ है ना, आप हम्म। जहाँ से लीक हो रहा है एक तरह से कॉज़ हुआ है। और हम्म। सिम्पटम इज़ अ टेलीग्राम, आपने टेलीग्राम को तो कर दिया, लेकिन रूट का क्या इलाज किया? रूट कॉज़ क्या था? जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं ना, आपके यहाँ मलेरिया फैल रहा है, रोड पे रीज़न है कि पानी लगा हुआ है। हम्म। बार-बार पानी लग जाता है, मलेरिया फैल जाता है। आप मलेरिया का इलाज कर दें, रोड पे पानी लगने का इलाज ही नहीं कर रहे, नाला ही नहीं बनवा रहे, तो क्या हम्म। फ़ायदा? सिम्पटम का तो इलाज हो गया, फिर से अगली बार पानी लगेगा, फिर से आपका ये हो जाएगा। हम्म। तो आप रूट कॉज़ का इलाज कीजिए, सिम्पटम का इलाज तो इंस्टेंट है, शॉर्ट टर्म है। टेलीग्राम पे बैन एक शॉर्ट टर्म है कि आपको गवर्नमेंट को दिख रहा था कि वाइड स्प्रेड ना हो, तुरंत जैसे मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे जल्दी फैलता है। हम्म। आपका तो वो चाह रही थी गवर्नमेंट कि ना करे। इस इस जो आपका ये आया है गवर्नमेंट का नोटिस, 30 जुलाई तक उन्होंने कहा है कि मैसेज एडिटिंग फीचर टेलीग्राम का एक होता है, हम्म। उसको आप बैन कर दीजिए, जिससे कि आप एडिट करके यह ना दिखाएँ कि पहले ही लीक हो गया था। तो कुछ प्रिवेंशन है जिसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि और लोग को जो इम्पैक्ट हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, या फिर जो गलत कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, क्या हम्म। वो इलीगल रूट नहीं तैयार कर सकते हैं, वीपीएन का यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो वो तो शिफ्ट कर ही सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम को अगर आप बैन करते हो तो दिस इज, ये क्योर या प्रिवेंशन सा कुछ लग ही नहीं रहा है। ऐसा है तो फिर आप जितने मैसेजिंग ऐप है जिसके थ्रू, आप ईमेल को भी फिर बैन करिए, क्योंकि ईमेल के थ्रू भी पेपर लीक हो सकता है ना। आप किसी को पर्सनली ईमेल कर दे भाई, होता क्या है, ये सिंपल चीज, आप मैसेजिंग कर रहे हैं ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, या कई मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं। सो मुझे ये टेलीग्राम वाला थोड़ा इशू ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा कि आप तो बिना बात के किसी वो कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि इसके थ्रू हुआ है तो यही दिक्कत है, इसके थ्रू पिछली बार पेपर लीक हुआ तो टेलीग्राम ही इशू है। बट मुझे नहीं लगता कि जितने भी, अगर सपोज अगर पेपर लीक के माफियाज है तो उनको और भी इंफॉर्मेशन होगा, उनके पास कई ऐसे अल्टरनेटिव्स होंगे, तो उनको मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ता। अगर रीनीट का पेपर भी अगर लीक होना होगा तो टेलीग्राम के बैन होने के बावजूद भी लीक होगा तो वो होगा।
बहरहाल। नहीं, इसका वही एक एक सिंपल ही जवाब है कि हम्म आप सिम्पटम का इलाज मत कीजिए, आप जो रूट कॉज है उसका इलाज कीजिए। बहुत अच्छा। चूंकि हाँ, अगर पेपर लीक हो रहा है, वो पेपर पेपर जहाँ पे बंडल बन रहा है, जहाँ पे वो पेपर पैकेजिंग हो रहा है, वहीं से वो लीक हो रहा है। तो जिस ऑफिस से वो लीक हो रहा है, यानी कि इनटेक ऑफिस से लीक हो रहा है, वहां पे वो लोग थोड़ा सा ऑडिट करें, वहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी को और बढ़ाए, वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा, रेदर देन कि आप सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर रोक लगाएं या और चीजों को पकड़े। खैर, अगर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे एक और डिस्कशन था कि नीट के पेपर को ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, या नीट के पेपर को ऑनलाइन करता है, तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहें कि एक पेपर बेस्ड एग्जाम और एक सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, कौन सा हम प्रेफर कर सकते हैं, बेटर हो सकता है? मैं अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, अपने लिए सोचूँ, तो सीबीटी शॉर्ट टर्म के लिए सही है, जैसे आधा 1 घंटा का एग्ज़ाम जैसे एसएससी का हो गया चलेगा। लेकिन ये जो नीट का एग्ज़ाम है 3 साढ़े 3 घंटा का एग्ज़ाम है, उतना क्या हम स्क्रीन टाइम दे सकते हैं? और वो भी थिंकिंग करते हुए। तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि 3 घंटे साढ़े 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के अपना दिमाग लगाओ। 1 घंटा में ही जैसे मैंने एसएससी का एग्ज़ाम पिछली बार दिया था, हम्म तो मुझे अ, थोड़ा-सा वो थकान-सा फ़ील होने लगा, हेडेक होने लगा। हालाँकि अपना एक कहते हैं ना स्क्रीन के सामने आने से, तो कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, मैं ये कह रहा हूँ। ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर है, जैसे कभी भी पब्लिक ओपिनियन ले, ऑफ़लाइन को हम ज़्यादा बेटर इसलिए मानते हैं कि वहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ा वो अच्छा फ़ील कर सकते हैं, या एसएससी का ये भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना, कि कभी-कभी अच्छा करने के चक्कर में हम बुरा भी कर देते हैं। अभी शायद ऐसा आ गया है कि आप 100 क्वेश्चन होता है एसएससी में, और 1 घंटा का पेपर होता है, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं हमें, हम्म। ऐसे। और 4 सेक्शन है, 25-25 का 4 सेक्शन है, और 15 मिनट एक ही सेक्शन में खुलेगा, उसके बाद वो सेक्शन आपका लॉक हो जाएगा, उसके बीच में आप कहीं आगे ना पीछे जा सकते हैं। जी। तो यहाँ पे मुझे मुझे ये थोड़ा-सा ना इश्यू लग रहा है, हम्म क्योंकि अगर 15 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, और जीएस है, हम 15 मिनट क्यों उसमें लेंगे? हो सकता है 10 मिनट के अंदर ही हम 25 क्वेश्चन कर लें। हम्म रीजनिंग भी 10 मिनट के अंदर कर ले, तो बाकी जो समय बचता है इंग्लिश भी हो जाएगा, लेकिन मैथ में टाइम लगता है, क्योंकि जो जिसके पास ट्रिक है वो कर लेगा जल्दी मैथ, लेकिन जिसके पास ट्रिक नहीं है, तो कभी-कभी हो जाता है कि एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट, 2 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो हम्म वो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे कर सकता है? हम्म तो ये सारे प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा। आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप जिस पे ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, जिस पे कम देना चाहते हो, उस पे दीजिए। जैसे यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हो। तो सबके अपने फ़ायदे, अपने नुकसान नए हैं। टेस्ट में हम देखते हैं ना कि कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस भी आ सकते हैं, सर्वर सर्वर डाउन डाउन हो का गया। इश्यू आ जाए, हाँ। कभी-कभी बीच में ही हैंग कर जाता है, फिर आपका खुलता ही नहीं है, बहुत सारा इश्यू है। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजिकल एरर आ सकते हैं। तो हाँ, ये भी बेटर आप बोल रहे हैं कि प्रेफर ज़्यादा बेटर रहेगा कि पेपर टेस्ट है तो उसी को कंटिन्यू करें, सोर्स को पकड़ के, खास करके कि भाई वहां से लीकेज ना हो। नहीं, और एक ये काम कर सकते हैं ना, एनटीए जैसे आप है हमारा, तो एनटीए के पास हम तो कह तो रहे हैं, एनटीए फीस लेती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा एग्ज़ामिनेशन फ्री होता है। सारे एग्ज़ामिनेशन के अपने फीस होते हैं। हम्म तो वो आप फीस का करते क्या हैं? आपके पास उतनी बड़ी बॉडी तो है नहीं कि उसपे सारा खर्च हो जाएगा, रुपया जो भी आ रहा है। हम्म तो उससे आप अपना एक प्रॉपर वर्क फोर्स बना लीजिए। हम्म हो सकता है आप प्रॉपर वर्क फोर्स बना लेंगे, और पेपर भी हम ऐसे-ऐसे जगह कर रहे हैं, जैसे स्कूल, कभी-कभी कोई स्कूल ऐसा हो जाता है जो आप जिसका नाम नहीं सुने, या फिर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब होती है। वहाँ जाते पेपर देने तो उसका बेंच इतना खराब होता है कि आप उसमें पेन अंदर चले जाते हैं, ऐसा कुछ पेपर फट जाता है, ऐसा कुछ। हम्म। तो आप क्यों नहीं सेंट्रल स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल ऐसा टारगेट करते हो जो अच्छे हों। आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो कीजिए, आपके पास जैसे स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उनकी अथॉरिटी को भेजिए कि आप स्कूल देखिए जो अच्छा है, और उसको चिन्हित कर करके वहीं पेपर करवाइए। अब तो कैमरा भी लगने लग गया है, आप वहाँ पे मोबाइल जो होता है जैमर लगा देते हैं, तो इस सब के थ्रू अच्छे से कराया जा सकता है पेपर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये तो पॉलिसी मेकिंग का काम है। अच्छा, मुझे आप एक बात ये बताइए कि हम इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएं, जो पेपर लीक्स होता है, खास करके चलिए अगर कोई अफोर्डेबल है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है कि हाँ वो फिर से नीट का पेपर दे पाए, तो उनके लिए वेल एंड गुड, चलो वो फिर से तैयारी में बैठ गए, फिर से तैयारी करके उन्होंने फिर पेपर दे दिया। बट सपोज कोई ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसका बहुत स्टेक लगा हो उस एग्जाम में, जिसका पेपर लीक हुआ, वो कैसे, किसको आखिर हम जिम्मेदार ठहराए, इसको कैसे, मतलब ये किसको, किस तरीके से इसको बेटर बनाया जा सके, इसको एंड किया जा सके, खास करके ये एजेंसी वाला सिस्टम हटाया जाए,
या अगर एजेंसी रखा भी जाए तो उसका कुछ क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर फेयर और इंश्योरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ये मेरिट के ऊपर से। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से नीट के पेपर में ये जितने भी डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे वो ट्राई करेंगे कि भाई या तो यहाँ से वाइप आउट हो जाए, या तो नीट के फील्ड से वाइप आउट हो जाए, या तो वो ट्राई करें कि जैसे पेपर लीक्स हो रहा है वैसे ही पैसा देकर शॉर्टकट में अपना करियर बिल्डअप कर ले। तो इस चीज को कैसे हम लोग, जिस जिस तरह से ये जो डिसएंगेजमेंट होता है हम लोग देख रहे हैं, गिरते हुए देख रहे हैं कि कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट के अगर नहीं निकला तो सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे रीनीट दे रहे हैं जिनका हाईली स्टेक था, मतलब वो सब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो जमीन बेच के पेपर देने आ रहे हैं, उनका सेंटर कहाँ से कितना दूर दे दिया है वहां पेपर देने जा रहे हैं, बहुत ऐसे मजबूरी वाले लोग हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करें, उनके लिए हम लोग कैसे इस चीज को सही करें और किसको जिम्मेदार ठहराएं? खास करके अभी जो माहौल देश का बना हुआ था, अगर हम बात करें, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि अभी देश का ऐसा माहौल बना है कि शायद 12 साल में पहली बार ऐसा लग रहा था कि एक मिनिस्टर का हो सकता है रेजिग्नेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का, क्योंकि यूथ जो है वो वेकअप है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो सब कुछ बातें हो रहा है, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये मामला भी स्लो डाउन हो रहा है। तो इसके ऊपर क्या क्या रिजाइन देने से कुछ फायदा होगा, या एनटीए में रिफॉर्म, या किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, या किस तरह से गवर्नमेंट सबसे इसको मैनेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसको अकाउंटेबल जिम्मेदारी ले कि ना ले, क्या करे, कैसे सही करे? सबसे पहले तो मैं इसमें यही देख रहा था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वर्सेस ये देख लो कि आप जो हमारा 12th का वो होता है, मेरिट होता है, उस पे डिस्कशन पहले करना चाहिए कि हम्म। कंपटीशन ज़्यादा बढ़िया है या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ज़्यादा बढ़िया है। जैसे 12th के बाद हम जाते हैं कॉलेज, तो अब कंपटीशन वहाँ पे आ गया। पहले आप 12th के मेरिट को बढ़ावा देते थे, 12th में बच्चे को अच्छे से पढ़ने का बढ़ावा दे रहे थे। हम्म। कहते थे 10th का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 12th का वैल्यू, क्योंकि उससे कॉलेज मिलता है उसके नंबर से। हम्म। लेकिन अब 12th का भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले नीट का भी पेपर, नीट में भी आपका सिलेक्शन होता था बेस्ड ऑन 12th मार्क्स, हम्म। लेकिन अब वो सारा हटा के हमने कंपटीशन पे शिफ्ट कर दिया है। तो आपको तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है ना कि हम स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। गवर्नमेंट किसको कमर्शियलाइजेशन कहती है ना एजुकेशन, तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं ना। अगर हम कंपटीशन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा ही, कोचिंग को बढ़ावा मिलेगा ही, हम्म। पहला चीज। अब जब कमर्शियलाइजेशन होगा एजुकेशन का, हम्म। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिजल्ट देने पे विश्वास करेंगे। हम्म। जितना रिजल्ट दिखाएंगे उतना हमारा प्रमोशन होगा, उतना प्रॉफिट हमारे होगा। यहाँ बच्चे आएंगे। हम्म। तो ये होगा तो मोर एंड मोर जो होगा कि लोग इलीगल मीन्स भी अपनाएंगे अपने कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए। और जो नीट के केस में हमें पूरा दिखता है, हम्म। जो जहाँ से लीक हुआ है वो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट गया है, वहां से बच्चों को वहाँ प्रैक्टिस करवाया गया उस क्वेश्चन का। अच्छा। तो ये सेम दिख रहा है। हम्म। जो नीट से पेपर लीक हुआ, वहां से केमिस्ट्री टीचर ने लीक किया, फिर एक इंस्टीट्यूट गया और इंस्टीट्यूट में उसका प्रैक्टिस करवाया गया। बेसिकली टीचर और और स्टूडेंट दोनों शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, टीचर भी अपना रिजल्ट दिखाने की वजह से उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, और स्टूडेंट भी कि भाई मेरा तो भाई स्टेक लगाओ तो अपने को करियर चाहिए, तो घुस जाओ तो, इसमें। तो कॉज तो आपको पता चल गया ये कॉज है। हम्म। आपको पूछना है, सबसे पहला क्वेश्चन करना पड़ेगा, वाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो आपका आंसर पहला मिल गया। कहीं भी अगर कुछ होता है प्रॉब्लम, तो आपको क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, तो ये कॉज मिला कि हाँ ये बेसिस था। कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी रिजल्ट दिखाना है, बच्चों को भी रिजल्ट चाहिए, तो दोनों मिलके क्वेश्चन पेपर आउट करा लिए, चाहे जैसे हो। हम्म। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर प्रॉब्लम मिल गया तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर जब पेपर लीक हुआ था नीट का, कई हम्म, सारे लोग गिरफ्तार भी हुए थे, कई सारे लोग जो नेक्सस वगैरह था सब कुछ पकड़ा गया था, पैसे वैसे सब पकड़े गए थे। फिर से दोबारा ये पेपर लीक होना, मतलब एजेंसी पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, यही समझ के हम लोग चलेंगे। क्योंकि आपके पास, आपके साथ एक बार अगर इंसिडेंट हो गया तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए पहले से। अगर एक बार आपके सोर्स से पेपर लीकेज हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन खास करके उसी उसी जगह पे करना चाहिए जहां से लीकेज स्टार्ट हो रहा है। बट दोबारा इस तरह से पेपर लीक होना, तो हम एनटीए पे कैसे भरोसा करें? हम क्यों नहीं कहें कि एनटीए को भाई, एनटीए को डिसॉल्व करने की जरूरत है एज ए एजेंसी। और या फिर अगर कॉम्पिटिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ड बनाओगे तो इस तरह के माफियाज तो ग्रो करेंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपने गोल्डन पीरियड को हम लोग 10 साल एक ही एग्जाम के प्रिपरेशन में खुद को कटाए। कोई नहीं चाहेगा कि 10 साल हम लोग इसी में पड़े रहे, अपने गोल्डन यूथ एज है, गोल्डन एज है। इस वजह से मुझे मुझे जहां तक लगता है, और मैं पूछना भी इस बात को चाहूंगा कि आखिर ये कैसे डील होगा, एनटीए वाला सॉल्यूशन क्या होगा?
कि हम एजेंसी को अगर सपोज कीजिए साइडलाइन करते कि भाई एजेंसी नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, तो फिर बाकी फील्ड को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने कॉज पता करी है ना, क्या हम्म। क्या है। हमने मेरिट को कॉम्पिटिटिव बनाया और उस कॉम्पिटिटिव बनाया तो रिजल्ट ये आया, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये कॉज है। तो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो या तो सबसे पहले एनटीए को डिसॉल्व कर देते हैं। हम्म। एक नया एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन सिस्टम लेके आते हैं जो एग्जाम करवाएगी नेशनल लेवल पे, जैसे एनटीए करवा रही है। हम्म। उसको आइदर स्टेटस दे देते हैं या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। हम्म। अगर आपको कोई लॉ के थ्रू बना रहे हैं तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। अभी जो है वो कोई लॉ के थ्रू नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही फिक्स थोड़ी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान से आप एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन मांग रहे हो तो वो दे नहीं रहे। हम्म। एनटीए कह नहीं रहा कि हमारे एंड से गलती हो रही है, हम अकाउंटेबल हैं, इसके लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो कह रही टेलीग्राम से लीक हो गया। हम्म। तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एनटीए को डिजॉल्व करके एक हम बॉडी बना लेते हैं जो हमें, जिसको हम आइदर एक्ट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे भी हो उसको हम बना लेते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू या फिर एक्ट बनाते हैं थ्रू, हाँ उसको। जैसे भी, हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद उसका काम होगा कि आप पेपर करवाइए। हम्म। वो पेपर कराएगी, उसके पास अपने लोग होंगे। हाँ, ये नहीं कह रहे कि आप थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कीजिए, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक कीजिए। सही जैसे बात। अभी जो आप एईडीओ का देखिएगा पेपर जो बिहार का हुआ था, हम्म। उसमें जो साई एजुकेशन ऐसा कुछ करके था एजेंसी, हम्म। उसको एनटीए ने बैन कर रखा था 1 ईयर के लिए। गुजरात में एक पेपर हुआ था उसके कारण। हम्म। तो क्या बीपीएससी इस चीज को देखा कि वो बैंड था, और आप 2025 में ही अक्टूबर में बैन हुआ था 1 ईयर के लिए, तो देखना तो चाहिए था। आप उसको दे रहे हैं पेपर कराने के लिए, सही बात। तो आप उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर रहे हैं। हम्म। तो सबसे पहले वो एजेंसी क्या करेगी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होगी उसको दिखाएगी भी, अपने वेबसाइट पे डालेगी कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको इसने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। हम्म। तो इससे ये होगा कि अदर जो बोर्ड होंगे जो पेपर करवाएंगे उनको भी एक मैसेज जाएगा, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये है। आराम से उनको पहले ही लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन ब्लैक लिस्टेड है, कौन सही है, किसका बैकग्राउंड क्या है। तो एक ये चीज सही हो सकता है। तीसरा, अब जब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि तब भी पेपर लीक नहीं होंगे, पेपर लीक होंगे, छोटे मोटे होंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। उसके बाद अभी जैसे हुआ है तो इसमें क्या हम कर सकते थे, ये भी तो हो सकता है। जैसे अभी कहा कि 1700 जो आपका फीस था वो रिफंड कर देंगे, और जो पेपर लेंगे उसका कोई फीस नहीं लेंगे। हम्म। लेकिन आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बात आपका हॉट टॉपिक बन गया है, इसलिए आपने नीट के लिए तो करा, लेकिन बाकी के लिए मैं बार बार बीपीएससी इसलिए कह रहा हूँ कि उससे मैं इम्पैक्टेड हुए ईडीओ से। उसका क्या रिजल्ट है अभी तक हमें पता भी नहीं कि कब पेपर होगा, हम्म। जबकि उसका 2 दिन का पेपर था। हम्म। 1 दिन का पेपर नहीं था, 2 दिन का पेपर था, तो वहां रुकना भी था, तो आपका एक्सपेंडिचर जो था बहुत ज्यादा था। अकाउंटेबिलिटी लोगे ना। आप तो कह दिए पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन जिसका नुकसान हुआ हमारा क्या, इंडिविजुअल का क्या, हमारा भी तो कुछ कंपनसेशन दोगे। हम्म। कम से कम ये भी तो बताओ कि पेपर फिर कब होगा। कैंसिल हो गया लेकिन कोई अपडेट नहीं है। आप उसके जो रिस्पॉन्सिबल था उससे हमें कंपनसेट करो, उसके थ्रू कहो उस कंपनी को हमें कंपनसेट करे जो इतना 100 200 किलोमीटर जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पेपर दे के आए हैं, वहां रह के आए हैं। हम्म। तो उसका क्या, उसके लिए भी तो आपको कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी। कौन अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, वो जिसको आपने आउटसोर्स करा था थर्ड पार्टी को वो अकाउंटेबल है, या हम ही अकाउंटेबल है कि हम पेपर देने गए या फॉर्म भरे? तो हम्म। ये भी एक आपको देखना पड़ेगा सबके लिए। नीट एक हॉट टॉपिक बन गया तो आपने उसके लिए ये कर दिया, लेकिन एसएससी जीडी के लिए भी ऐसा कुछ हमने नहीं सुना ना। सीबीएसई ओएसएम में जिसका नेगेटिव वो हुआ था, कम मार्क्स मिले, एसएससी के भी कई उसने सारे फाइल। पेपर्स और कई सारे सेंटर में ऐसा हुआ। जेई मेंस में भी मैंने सुना था कि इस सेंटर वगैरह हैकिंग या ये सब कुछ चीजें चल रही थी, ज्यादा ऐसी चीजें छूट रही थी। कई पेपर्स में ऐसा हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि खत्म ही हो गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम मैंने देखा है राजनाथ सिंह का, पता नहीं वो शायद बहुत पुराना बयान था कि यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। ये यूपीए की सरकार नहीं है। अब इस पे आप क्या बोलेंगे कि भाई मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, रिजिग्नेशन तो जरूरी है। आप खुद पे जिम्मेदारी लेके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके आपके अंडर में एक मेजर पेपर, नीट का पेपर एक मेजर पेपर है, वो बार बार लीक हो रहा है। और मेजर पेपर छोड़ दीजिए, देश के अंदर बहुत सारे सरकारी पेपर लीक होए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली बिहार में शायद बिहार पुलिस का कुछ दिन पहले पेपर हुआ है, उसमें भी वही बिहार का पेपर लीक आउट हो गया।
इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार का मैं बता रहा हूँ ना, बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं देते। कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर लोगे तो आप सेंटर मैनेज कर लोगे, तो हम 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपका सेंटर देंगे। हुँ, तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन वैसा करो ना, लोग वहाँ आराम से जा सके। ऐसे ही बिहार के लिए गाड़ी खाली नहीं होती है, रेलगाड़ी कभी। हुँ, और बच्चे का पेपर जब हो तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना, अनएम्प्लॉयड लोगों की कमी नहीं है, जो अभी जॉब भी कर रहे हैं 15, 20, 25,000 की, वो भी उस पेपर को देने जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं दे रहे, वो भी पेपर देने जाते हैं। तो हुँ, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कितना भीड़ होगा, कितना रश होगा, उसके लिए हम क्या उस अल्टरनेटिव कर सकते हैं, या कहाँ सेंटर पे जो लोगों को आसानी से पहुँचने में हो। हमने एक पेपर दिया था छपरा में, वो रूरल एरिया में था, वहाँ एक गाड़ी नहीं जा रही है, वहाँ आपको पैदल जाना है, तो 2-4 किलोमीटर आप पैदल चल के पेपर देने जाओगे, तो हुँ, आप सोच सकते हो, कहाँ पे कैसे आप सेंटर दे रहे हो? कुछ तो देख के दो, कैसे लोग जाएगा? ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? बीपीएससी है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी सेंटर दे दिए। हुँ, सेंटर ऐसी जगह दो जहाँ पे लोग को पहुँचने में ईज़ी हो, ट्रांसपोर्टेशन सही हो, उसके बाद भी जो कनेक्टिंग एरिया उसके लिए भी रूट सही हो, हुँ, कहीं भी तो नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। और चूँकि आप देखिए ना, इतने मेजर मेजर जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको करियर डिफाइनिंग, जैसे कोई पेपर ऐसा होता है जो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये पेपर निकल गया तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। ये पूरे 7 पोस्टें जो है उनकी जीवन पूरे बदल जाएँगी। अगर इस तरह के पेपर में इतना स्ट्रिक्ट लगा होगा तो डेफ़िनेटली चांसेस बहुत हाई है ना कि लीक होगा। चांसेस बहुत हाई है कि लीक होगा। अब हर कोई शॉर्टकट, जैसे मैं इस बात करूँ यूपीएससी की भी बात करता हूँ इस बार। इस बार अगर आप यूपीएससी प्री का पेपर देखेंगे, तो जो लेवल था एक्सट्रीम, वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस क्या सिलेबस, कुछ डिफिनिशन लग ही नहीं रहा था कि क्या करने हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल लगा था कि, और ऐसा भी है ना कि कोचिंग वाले भी जो पढ़ाएँगे वो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएँगे। अब इस बार जो कैंडिडेट पेपर देने बैठा है उसके लिए तो वो लक गेम हो गया। अगर लगा तो सही, नहीं लगा तो सही। अब कोचिंग वाले क्या करेंगे, इस बार जो आया पेपर उसी के हिसाब से अब अगले साल का पढ़ाने स्टार्ट करवाएँगे। सो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि अगर अगर आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन को ला देंगे तो 110% ह्यूमन नेचर है कि वो इसमें अपने आप को नहीं झोंकेगा। या तो वो वहीं से निकलेगा बाहर, या तो वो इसी तरह के गैंग में फँसेगा, माफिया वाले गैंग में फँसेगा, या कोई इंस्टीट्यूट चाहेगा कि भाई इंस्टीट्यूट क्लेम करना चाहेगा कि मेरे यहाँ से, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार के अंदर जो कोचिंग वाला जो राइवल चल रहा है, वो भी सेम इशू के लिए है। क्लेम कर रहे हैं, चूँकि आया, मैंने अभी वीडियो भी इसके ऊपर बनाया कि पद है 19,000। अब एक जो टीचर है वो अपने इंस्टीट्यूट से क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 10,000 कराया है, एक कर रहे हैं 12,000 कराया है, तो 22,000 सिलेक्शन कैसे दो ही इंस्टीट्यूट से आ सकता है? भाई बिहार में इतने सारे मेरे खुद के लोकल एरिया में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 50 बच्चे, 100 बच्चे, तो 19,000 पद में 22,000 जब वहीं से सिलेक्शन हो गया दो इंस्टीट्यूट से, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? सो इस तरह का प्राइड गेम और ये क्लेम वगैरह जो इशू होता है, इसकी वजह से भी कई सारी चीजें क्रिएट होते हैं, और इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट का इश्यूज मुझे लगता है सबसे ज्यादा आ रहा है, खास करके यूथ के अंदर। इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत बेसिक जो है, हमें बोल सकते हैं कि दिक्कत, खास करके नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ इसमें को। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल ये आ गया है। हम्म, क्योंकि आप देखो, किसी-किसी पेपर के लिए हम सालों-साल से तैयारी करते रहते हैं, हम्म, और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका पेपर अच्छा हो। आप होता है पेपर आपका अच्छा जाता है, बुरा जाता है, फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम्म, हो सकता है कि आपने जो पेपर दिया उसमें बहुत अच्छा किया है। हो सकता है ना कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, और फिर आपको पता चले कि यार ये पेपर कैंसल हो गया, तो आप पे क्या बीतेगी? जिसके लिए मैं इतने साल से प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि हाँ, मैं इसको लक गेम मानता हूँ। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहता कि आप पढ़ रहे हो तो आपका हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। लक गेम है, कभी भी पेपर हो सकता है कि आपका लग जाए। हम्म, जैसा मैं अपनी फैमिली से सुनता आया हूँ, कोई बात नहीं, तुमने पढ़ा है तो कभी ना कभी लक काम करेगा, हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही पेपर में आएगा। बिल्कुल। हर एक इंस्टीट्यूट अलग-अलग ढंग से पढ़ाती है। हम्म, सोर्स अनलिमिटेड है हमारे पढ़ने के, तो हमारा सही बात है, लक लगना चाहिए कि हम जो पढ़े हुए वही पेपर में आ गया कहीं, तो हम इस बार निकल जाएँगे। हो हम्म, सकता है ना कि अभी जो पेपर दिया उसमें आया, हम मेरा निकलने वाला था, लेकिन एकाएक पेपर कैंसल हो गया, तो अब मुझ पे क्या बीतेगी? डर नहीं होगा कि अगला पेपर नहीं निकलेगा तो क्या कहेंगे? अभी तो मैं बड़ा कह रहा था कि मेरा हो जाएगा, इतना अच्छा मैं करके आया हूँ, हम्म, लोग खुश, घर वाले खुश, अब क्या बोलूँ, पेपर नहीं निकला। तो ये एक फैक्टर होता है, मैं ये इसको मानता हूँ, और लोगों वो चीज़, मैं उस चीज़ को सही नहीं ठहरा रहा, जो लोग करते हैं वो सही नहीं है। लेकिन जब जब ऐसा आपके साथ बीतता है तो फिर आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसा क्या-क्या मन में ऑप्शन नहीं चलेगा। होता, अगर आप इतना क्लेम करके या फिर इतने स्टेक पे खड़े होते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, मतलब
ऐसा मैं ये नहीं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल भी हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे इस चीज़ को कि सुसाइड हर एंगल से गलत है। बट हम एक हुँ। उस मेंटल क्या बोल सकते हैं उसको, हम उस सिचुएशन को उसके उस जो स्टूडेंट या फिर कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट कर रहा है उसके साइकोलॉजी का अगर समझने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, इसका मतलब है वो चारों तरफ से खत्म हो चुका है, वो चारों तरफ से हार चुका है, उसके पास कोई उम्मीद दिख नहीं रहा है, इस वजह से उसने इस तरह का कृत्य किया। वरना अपना जीवन हर किसी को प्यारा होता है। अगर जब मैं भी इसलिए ये हारा मैं था तो मैं सुसाइड ऐसा किया। इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 2-2 एग्ज़ाम कैंसलेशन फेस किए हैं। हम्म। एक एडीओ फेस करे हैं, एक बीपीएससी का प्री फेस किया है मैंने। 2021-22 में एक कैंसल हुआ था, हम्म। तो वो फेस किया है। ये 2 मैंने फेस करे हैं। फिर यूपीएससी में मैंने बहुत बारी अ, फेस करे हैं जो सेकंड पेपर के कारण। तो पता इसीलिए पता है कि क्या मन में आता है, क्या आता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा अपना शेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्या-क्या मन में चलता है, कैसे चलता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये बार-बार कहता हूँ, अपने आप को बैक करना पड़ता है, आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, बहुत कुछ होता है, जो लोगों को नहीं मिल पाता। मैं मानता हूँ या नहीं मिलता होगा जो ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ें चलती है, साइकोलॉजी करती है। और उस समय क्या हुआ, अब इतना मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ऐसा सोच रहा था नहीं नहीं, कुछ। बिल्कुल हम सब, मैं खुद इस चीज को समझ सकता हूँ ना। रिसेंटली अभी जब मैं प्री दे के आया हूँ, 26 का प्री दे के आया हूँ यूपीएससी का, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने 2 महीने क्या किया है, कितने टेस्ट सीरीज लगाए हैं और कितने मैंने टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया। सी सेट में भी अच्छा खासा ध्यान दिया, पॉलिटी की बुक्स को, जो लक्ष्मीकांत हमारी बुक होती है पॉलिटी की, उसको न जाने मैं जो बुक को मैं एक साल पूरा नहीं पढ़ पाया था, उस बुक को मैंने करीब 1 महीने में कई बार कंप्लीट कर लिया। बट एग्जाम में बैठने के बाद क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि भाई इस बुक से आया हो, या क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि मैंने पढ़ा है। मतलब मैं कुछ और पढ़ के गया, कोचिंग के मटेरियल्स कुछ और थे, एग्जाम जो टेस्ट सीरीज लगाई वो कुछ और था, क्वेश्चन पेपर में कुछ और आ गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि आपके माइंड में, चलो आप एग्जाम देने बैठे हो तो कंसंट्रेट करके आपने एग्जाम दिया, बाहर निकलते एग्जाम पेपर से तो लगता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। आप एग्जाम बैठ के जब बाहर निकलते एग्जाम देने के बाद तो आपको पता चल जाता है कि भाई 1 साल फिर लगेगा, ये अंदाजा हुँ, लग जाता है। बट वो रिग्रेट जो मन में आता है ना कि भाई मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, मैंने खुद को इतना तोड़ा और एग्जाम ऐसा गया। ऊपर से मैं तो मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जाम का पेपर हार्ड आ गया, जहाँ पे एग्जाम आपका अच्छा गया हो और एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, वो सिचुएशन उसका क्या होगा। सो वही तो मैं कह रहा मुझे हूँ। समझ नहीं मैंने आता। भी इतने पेपर दिए हैं, जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, आप पेपर जब करने बैठते हो तो कुछ अलग होता है, और जब रियल पेपर करने बैठते हो तो वो कुछ और होता है। हम्म। फिर रिजल्ट आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिजल्ट कुछ और आता है, तो सारी चीज़ जो बनते हैं आखिर में सिचुएशन, वो आपको साइकोलॉजी तोड़ देती है, साइकोलॉजिकली जो होती है आपको बहुत ब्रेक करती है। आपको अपने आप को रोज़ दिन मनाना पड़ता है, रोज़ दिन सोने से पहले फिर उठने के बाद मनाना पड़ता है, हर एक दिन प्रिपेयर करना पड़ता है, नहीं हम एक नया स्टार्ट करेंगे, नहीं हम एक नया स्टार्ट करेंगे। और हम्म। जो इन चीज़ नहीं कर पाता है, उनके लिए ये मुश्किलें आ जाती है। मैं ये कहता हूँ कि जो अगर लंबे समय के लिए तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करे, तो फैमिली का बैकिंग ज़रूर रखिए आप। अगर फैमिली का बैकिंग है, तभी इसके लिए जाइए, नहीं तो मैं कहता हूँ कि नहीं, प्रिपेयर मत करो। मेरा ये कहना, हाँ, 1-2 बार करो, लेकिन अगर फैमिली बैकिंग नहीं है, तो आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम तोड़ सकती है। सही बात है, खास करके इस कॉम्पिटिटिव एरा में। और फिर अगर नहीं होगा तो फिर वही जो बात हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, माफिया वाला इशू। तो अगर नहीं होगा तो फिर हम वही ट्राई करेंगे कि भाई किसी भी तरह हमको चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए आप गलत मीन्स का यूज करेंगे। और गवर्नमेंट ने, मैंने एक एक्ट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। 2024 में एक्ट लाया गया, डेफिनेटली नीट पेपर लीक के बाद ही लाया गया होगा, क्योंकि 24 का पेपर हुँ, शायद हुँ। लीक हुआ था। तो हाँ, हाँ जी। लीक तो सारे पेपर हो रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं, और जिसको डिनाई कर रही है एनटीए और एजेंसी आज, और एक और इशू भी यहाँ गवर्नमेंट के पे, साथ। अब जब हम लोग इतना होलिस्टिकली डिस्कस कर रहे हैं तो एक और इशू में डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। रिसेंट में एक और था कि पीजी में, नीट पीजी में ही शायद -40 पे भी सिलेक्शन हुआ है कुछ कुछ। ये वाला इशू थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान में हो ये इशू तो। नहीं, मुझे पता है कि माइनस मार्किंग में कुछ का हुआ है सिलेक्शन, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि सही से नहीं पता है, और इसलिए नहीं कहूँगा ज़्यादा कुछ। एक बस यही कहूँगा कि माइनस मार्किंग का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो और आप इतना पॉजिटिव मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, हम्म। तो आगे जिस जहाँ भी जॉब करोगे, उनके लाइफ का क्या होगा? आप लाइफ के साथ खेलोगे। तो हम्म। इनका तो एक रू कम से कम पॉलिसी इतना तो बना देना चाहिए कि मिनिमम मार्क्स इतना आना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। सीट खाली रह जाए मंज़ूर है, लेकिन हेल्थ से मज़ाक नहीं होना चाहिए। मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ भी हो, -40 पे करो, -80 पे करो, ये आपका पॉलिसी है, आप जैसे भी करो। लेकिन एज़ अ
हेल्थ में जैसे है, हेल्थ से मज़ाक नहीं होना चाहिए, तो बस एक होना चाहिए मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। रिज़र्वेशन गलत नहीं है, लेकिन मिनिमम तो होना चाहिए कि इतना तो कम से कम लोग। टेलीग्राम बैन करना कोई सॉल्यूशन है इसका? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हम कैसे इसको मान के चले? सपोज अगर मैं हम इसलिए इसका कह रहा हूँ चलेंगे ना कि शॉर्ट। मैं दो तीन एंगल पकड़ना चाहूंगा यहाँ पे ना, जैसे आप कुछ लोग बोल रहे थे कि आप टेलीग्राम को बैन करने से बेटर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। तो ठीक है, अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते भी है तो फिर तो वो हमारे प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं, अगर 15 करोड़ क्लेम किए जा रहे हैं कि इंडियन यूजर है, तो जरूरी नहीं है कि भाई हर कोई इन्वॉल्व होगा उसी के अंदर। और आपको अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या फिर हर किसी को चेक करना होगा तो आप डेफिनेटली उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करेंगे। तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। कहीं ना कहीं एक क्योर नहीं है, प्रिवेंशन है। आप ये कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि नहीं, प्रिवेंशन है, बट ऑर्डिनरी यूजर्स को भी वो माइंड कर रखना चाहिए, आई थिंक। नहीं, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और शॉर्ट टर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाया जा रहा था इसके थ्रू। गवर्नमेंट ने बस एक ये नहीं करा, जैसे आई4सी एक था कोई, उसने भी कहा कि टेलीग्राम का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन या फिर क्वेश्चन लीक, ये सारी चीज़ें के लिए, अदर्स चीज़ें के लिए भी, कि आप जो एबीजी मटेरियल है उसको आउटसोर्स कर रहे हो, इसके थ्रू प्रमोट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है और मैसेज एडिटिंग फीचर है। हाँ, कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते थे। हो सकता था कि कह सकते थे टेलीग्राम को इन सब जो भी आ रहे हैं उसको ब्लॉक करो, लेकिन इतनी जल्दी चैनल भी बन रही है कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल था। जब हम्म। बार-बार चैनल इंस्टा टेलीग्राम पे इतना जल्दी आप बना रहे हो, हम्म। उसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे? तुरंत एक डिलीट हो रहा है, दूसरा बन जाएगा। आप तो डिलीट कर दोगे उस चैनल को, लेकिन जो उस पे सब्सक्राइबर है, हम्म। उनको तो पता है ना कि ये क्या नाम था। वो दूसरा नाम से उस पॉइंट 2 लगा दे या ऐसा कुछ करके लगा दे, तो वो आराम से उसको सर्च कर सकते थे। तो हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं गवर्नमेंट का। और दिल्ली हाई कोर्ट ने वैसे ही उसको जस्टिफाई करा है कि सेक्शन 69 ए सही है, 2009 के एक्ट में बैन भी सही है, टेम्पररी बैन जो किया है। और गवर्नमेंट ऐसा करती आई है, 2020 में बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन किया, मोर देन 200 ऐप को बैन किया है। हम्म। तो करती आ रही है जो भी पब्लिक से। पहले वो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे किया था, यहाँ पे आप पब्लिक के ये डिफेंस के लिए कर रहे हो, पब्लिक सेफ्टी के लिए कर रहे हो, उस ग्राउंड को लेके कर रहे हो बैन। डिफेंस आपने बोला भी, मुझे वो ध्यान में आ गया कि इस बार जो नीट के पेपर जाएंगे, री नीट वाला, वो इंडियन एयरफोर्स पेपर को डिलीवर करेंगे। पता नहीं मुझे क्यों इस बात पे हंसी आ रहा है, और मुझे एक सीन भी याद आ रहा है वो मूवी का जो मानेक शॉ ने कहा था, जो मिस्त्री और वो सोल्जर वाला इशू था, कि आपको डिफरेंस बता दूं कि सोल्जर क्या होता है और एक मिस्त्री क्या होता है। ये मुझे बिल्कुल वैसा वो सीन लग रहा है कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि ये शर्म की, लिटरली ये शर्म की बात है। क्योंकि आप इतने बड़े इंडिया विकसित भारत 2047 की बात करते हो, एआई समिट होस्ट कर रहे हैं हमने, हमारे पास इतने सारे एबिलिटी है, G7 लीडर्स मिलते हैं, इंडिया का हर जगह नाम चलता है। अगर आज के टाइम में हम लोग देखें, सोशल मीडिया में इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आ गया है। और एक पेपर को डिलीवर करने के लिए अगर आपको डिफेंस मशीनरी का यूज करना पड़ रहा है, दिस इज रियली शेमफुल। अब या फिर नहीं, आप मैं इस इसको पर बोलेंगे कॉम्पिटेंट, या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, या गवर्नमेंट ने जो हायर करके रखा है एजेंसी को वो तो बिल्कुल अनकॉम्पिटेंट हो चुका है, क्योंकि वो पेपर एक सही से कंडक्ट करना थोड़ी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। मैं इसको बिल्कुल वो बकवास नहीं कहते, वो कह सकता हूँ इस न्यूज़ को वही सबसे बकवास ही बड़ा। समझ रहे हैं या मुझे। पीयर स्टैंड कहो तो वो भी कह दो, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर लीक ही नहीं हुआ, आपका ट्रांसपोर्टेशन कोई वीक पॉइंट थोड़े था। हम्म। आपका तो बस जो इनिशियल इनिशियल पॉइंट था वो वीक पॉइंट था ना। ये ना मैं तो वहां आप से उस कनेक्ट कर पा रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। लोगों को थोड़ा सा शांत करना है ना, लोग भड़क रहे हैं कि नीट का एग्जाम, यूथ थोड़े बाहर आ रहे हैं कि भाई रिजाइन करो रिजाइन करो, थोड़ा सा उनको दिखाने के लिए कि हम बहुत सिक्योरिटी के साथ करेंगे, तो अब एयरफोर्स लेके जाएगी। उल्टा ये समझ रहे हैं कि हम मजाक का पात्र बन रहे हैं नहीं, वही है। मशीनरी को यूज ये करके। ये ये कैरेट दे दिया और स्टिक का टेलीग्राम से बैन कर दिया। टेलीग्राम कैरेट बैन एंड कर स्टिक दिया, हो गया। बस वही वही चीज। और ये मतलब कितना, ये समझिए कि मुझे वो चीज सही में वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, बिल्कुल फिक्स यहाँ पे बैठ रहा है कि उनको गवर्नमेंट को ये समझाने की जरूरत है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि भाई आखिर अंतर क्या है। और एक नेशनल पेपर कंडक्ट करने के लिए आपको एयरफोर्स का यूज करना पड़ रहा है, मतलब आपका लेवल कितना गिर चुका है। आप किस काम के लिए रखा गया है, उसको आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। खैर। अगर नहीं, नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं ना, चलो नीट हॉट टॉपिक बन गया तो उसके लिए एयरफोर्स से डिलीवर कर रहे हो, और पेपर का क्या? और भी उसका तो हुआ था।
उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया? अब आप क्या 12th क्वेश्चन के तो पेपर यहाँ के लिए बनता भी है ना। एयरफोर्स का यूज करोगे? 12th के पेपर में भी ओएसएम भी एयरफोर्स का यूज करोगे, सीवीटी के लिए भी यूज करोगे, जितने भी पेपर्स हो रहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी हो। मैं एक नॉर्मल सी बात करना चाह रहा हूँ कि आप उसके लिए भी आप एयरफोर्स और नेवी और ये फलाना ढिमकाना करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन ना। यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ तो क्वेश्चन गवर्नमेंट से बनता है ना। मैं तो सीधे यही कह रहा हूँ, अगर इसके लिए आप उसको उतार रहे हो, हमारे एयरफोर्स को उतार रहे हो कि ना, बीच में कहीं लीकेज हो जा रहा है, ऊपर से डायरेक्ट ड्रॉप करोगे, हम्म। और सबका क्या? जहाँ ऑनलाइन में लीक हो जा रहे हैं, ऑनलाइन में सर्वर डाउन हो जा रहे हैं, वहाँ किसको हम हायर करें? बिल्कुल। ये जहाँ बहुत। पे जिसको आपने आउटसोर्स करा, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करा, वही वो काम कर दे रहा है, तो उसके कुछ उनके पीछे हम अपना वो जो कमांडो है उनको लगा दे कि भाई आप जो काम कर रहे हो, एक कमांडो पीछे से आपके रहेगा, तब आप सही से काम करो, ये कह दे। अब क्या बोल सीधी सकते हैं क्वेश्चन तो यही बनता है ना। हम्म। बिल्कुल। उनके पीछे एक कमांडो को लगा के रखेंगे, तब तो वो सही से काम करेंगे, वो नहीं लीक करेंगे। हमारे बीपीएससी का, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, एबीएससी में मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने क्यों लीक किया भाई? जब आप करवा रहे हो पेपर, और ऑफलाइन पेपर है, और कौन लीक कर रहा है? जो बायोमेट्रिक कर रहा है वो कर रही है एजेंसी लीक। बिल्कुल। और एक एसएससी में भी शायद ये इशू आया था कि जो टीसीएस के बाद से जो एजेंसी चेंज हुआ था, जो मैं एजेंसी का नाम है फिलहाल भूल रहा हूँ, उसमें भी यही इशू उठ रहा था कि भाई ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। और ब्लैक लिस्टेड शायद 2 साल पहले ही ब्लैक लिस्ट हुई थी। उसके बाद उसके पास सॉफ्ट मतलब पेपर उसके पास शिफ्ट करना, देन उसके पास एसएससी के पेपर में लगातार कुछ ना कुछ दिक्कत है, ग्रेसिंग का सिस्टम बहुत दिक्कत है एसएससी के पेपर में। जहाँ तक मैंने मैंने उस टाइम का न्यूज़ वगैरह सब कुछ देखा पढ़ा समझा था। उसके बाद भी अगर एजेंसीज नहीं संभल रही हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है, प्लस में गवर्नेंस का फेलियर है। यू कांट हैंडल इवन अ सिंगल पेपर। आप कंडक्ट करो लगातार कंटिन्यूअस रो में पेपर्स लीक हो रहे हैं और आप उससे लेसन नहीं ले रहे। जो एजेंसीज है वो लेसन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट की तो बात साइड में करिए, जो कंडक्टिंग एजेंसी है वही लेसन नहीं ले रही है। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से जो अपने मेथड, या तो फिर मैं ऐसा समझूं कि ये एजेंसी ही फेवर है, या तो फिर तो हम लोग मैं बोल तो सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज है, समझेंगे हम लोग ऐसा ही, क्योंकि एजेंसी भाई पैसे ले रही है, पैसे तो उन्हीं के पास जा रहे नहीं हैं नहीं, कराने का, तो मैं क्या ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है। एक केवल कंडक्टिंग अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट को ही सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है। हमें ये पूछने की जरूरत है कि आपने एनईपी 2020 लाई थी, हम्म। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई थी, हम्म। आपने क्या करा है, कहाँ है उसका, कहाँ तक पहुंचा आपका इम्प्लीमेंटेशन, हम्म। पूछने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को जवाब देने की जरूरत है। गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती है, हम्म। तो गवर्नमेंट कब जवाब देगी, ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। नहीं जवाब दे रही है तो स्ट्रिक्टर वे आपको लाना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, हर एक को पूछना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कोर्ट की जिनको इतना प्रेशराइज कर दीजिए अपने, आप जिनको चुन रहे हो एमएलए एमपी, उनसे जाके क्वेश्चन पूछिए हम्म। क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ है हमारा 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 एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे क्यों चला जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं ना, इसलिए भी कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का अब क्या यूज रहेगा, 10th 12th का तो हमने बता ही दिया कि कोई यूज नहीं रह गया। हम्म। 12th पे कोई क्यों मेहनत करे, कंपटीशन पे क्यों ना ध्यान दे, वो क्यों ना कोचिंग सिस्टम में जाए। फिर बिल्कुल। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे तब भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो फिर अगर कोई ये कह दे पढ़ाई ही ना करके जितना हमने इतना मेहनत करा उसको हम बिजनेस में लगा दिया, एफडी कर ले, उससे बैठ के खाएंगे, जितना अभी तक हमने ग्रेजुएशन करके पढ़ाई करी, जितना खर्च किया, उसको एक एफडी कर देते जन्म के समय में ही, हम्म। या उसका कुछ एसेट बना लेते, वो भी अभी कितना गुना बढ़ चुका होता। सही बात है। तो सही से एजुकेशन सिस्टम को सोचने की जरूरत है। यहाँ तक कि आईआईटी से ग्रेजुएट जो हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है, ये ट्रेंड ही नहीं है, इनको हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो बाद में फिर एजुकेशन वही, सिस्टम का बाद में वही आईआईटी वाले फिर यूपीएससी में भागते हैं, और फिर यूपीएससी वाले चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि यार हमारे में तो सारे इंजीनियर से आके निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा वही कह रहे मिसलीड हैं, मुझे लगता है। हम एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरह से थिंक करने की जरूरत है, उसमें पूरी तरह से चेंज लाने की जरूरत है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसका कोई हमें मतलब ही नहीं दिख रहा है, आपका क्या उसके थ्रू अचीव कर रहे हो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं चाइना के बच्चे को देखता हूँ, वो छोटे छोटे बच्चे पहले से इंडस्ट्री माइंडसेट लेके बैठे, वो अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे रोबोटिक्स बचपन में ही तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। हम भी वो देखे हैं, वो मतलब अलग अलग इवन, अच्छा मैं एक सिंपल नॉर्मल सा चीज बताता हूँ जो नॉमिनल थिंग है, मैं बताता हूँ। अगर आप अपने घर पे बोलते हैं कि मुझे ना कारपेंटरिंग करना है,
आई वांट टू बी अ कारपेंटर, डेफिनेटली आपको 2 जूते पड़ेंगे कि आपको सिंपल वे क्या बढ़ई बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, बढ़ई बनोगे। चाइना में बच्चे वहाँ पे ना कटिंग करना सीख रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं, वहाँ स्कूल में सिखाया जा रहा है, उनका कोर्स चल रहा है कारपेंटिंग का, उनका कोर्स चल रहा है अलग-अलग चीज़ का। चूँकि इस तरह का वहाँ माहौल है ना कि आप उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते हो। इंडिया में नहीं, भाई भाई नहीं, एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। अगर यहाँ पे एक तरह से बढ़िया स्कूल है, छोटे स्कूल में तो बच्चे झाड़ू लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं स्कूल में, हुँ, लेकिन बढ़िया स्कूल है, आप अपने बच्चे को वहाँ झाड़ू-पोछा लगाने दोगे या फिर पानी लाने दोगे? कुछ नहीं, वहाँ एक स्टाफ होगा जो ये सारा काम कुछ करेगा। हुँ, 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 लेकिन ये एक तरह से कल्चर का पार्ट है, आपको साफ-सफाई इसके थ्रू सिखाया जा सकता है, कचरा कहीं गिरा हो उठा के डस्टबिन में डालो, ये चीज़ सिखाया जाएगा, कल्चरली सिखाया जाएगा, ये सोशल आपको काम आएगा, आगे आप इससे अच्छा बनोगे। हुँ। ये चीज़ अगर नहीं, सीखे हो कल्चरल अगर एवोल्यूशन हो कारपेंटरी सकता है। अगर अगर कारपेंटरी स्कूल में सिखाया जा रहा है, हो सकता है घर में कुछ टूट-फूट जाए, आप खुद से उसको प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो किसी को आपको बुलाना पड़ेगा उस काम के लिए। हुँ, हुँ, तो ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, स्कूल को सिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम लेवल पे करो, आप वही बन जाओ। ये छोटी-छोटी चीज़ें सीख ही रहो, जिससे कि घर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बिल्कुल। बेसिक शिक्षा आप जैसे होना चाहिए ना कि गैस में अगर गलती से कुछ हुँ, प्रॉब्लम आ जाए तो फिर से उसको सही कर सकते हैं। अभी तो हमारा खाना गैस से बनता है, अभी तो लकड़ी पे है नहीं। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ अगर स्कूल में नहीं सिखाएँगे तो कहाँ सिखाएँगे? बेसिक चीज़ें हैं। लोगों की मदद करना स्कूल में नहीं सिखाएँगे तो कहाँ सिखाएँगे? कचरा उठा के डस्टबिन में डालना नहीं सिखाएँगे तो कहाँ सिखाएँगे? फिर आप कहोगे लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। तो आपने सिखाया क्या स्कूल में? ये तो बताओ। हुँ, बच्चों बिल्कुल। को सिखाओगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे किसके पास सिविक सेंस नहीं है? सिखाएगा कौन? और मुझे लगता है कि क्वेश्चन करने का जो आपने बात बोला ना, ये वही सिस्टम है, ये कॉम्पिटिटिव का जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि वो इसी तरह से घुमा के रखता है कि भाई यूथ का अपना जो 21 से 30 साल वाला जो एज है ना, वो इसी में घूमते रहो, ये एग्जाम दो, वो पेपर भरो, ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, इधर में रह जाता है। या तो इसमें कुछ लोग साइड होकर बिजनेस कर लेंगे, कुछ खेती कर लेंगे, बस यही सर्कल चलता रहेगा। किसी को कोई पड़ा नहीं होगा कि भाई देश में क्या चल रहा है, किसके साथ क्या इशू है, कौन आपको लूट रहा है, बस आप अरे भरते रहो। अगर जीएसटी 18% से 28% हुआ, भरते रहो, वही 28% वापस भट के 12% हुआ तो अरे वाह वाह, गारंटी है कि कम हो गया, कम हो गया। तो ये चीजें हो जाती है ना, फंसा देना यूथ का जो माइंड है ना, उसको इस तरह से फंसा देना कि उसको क्वेश्चनिंग का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो। भाई बस इसका इसका फॉर्म भरो, इसका पेपर आए इसका फॉर्म भरो, इसका पेपर आए इसका फॉर्म भरो, इसी में यूथ फंस जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एरा का एक डिसएडवांटेज है, खास करके हमारे गोल्डन एज वाले, जो कि 21 से 28 का जो एज है, इसी में आप अपने पीक पे पहुंच सकते हो। मुझे जहां तक लगता है कि ये आपका पीक एज होता इसी है, में आप बनते हो या बिगड़ते हो? बिगड़ते हो सीरियसली। तो ये चीजें हो सकती है, तो मुझे लगता है कंपेरेटिव का बहुत यहाँ पे डिसएडवांटेज दिख रहा है। और एजुकेशनल रिफॉर्म अगर मेरे हिसाब से पर्सनली आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं कि 10वां 12वां में कुछ चेंज आने, मुझे लगता है नर्सरी से लेके पूरा होलिस्टिक चेंज करना होगा पूरे एजुकेशन पे, पूरी तरह से। वो बोलते हैं ना स्ट्रक्चरल चेंज, वो नहीं, मैं इस कर। पे सोच रहा था मैं इस पे सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि 1 टू 5 आप बेसिक शिक्षा दीजिए, सिंपल। कुछ नहीं उसमें सारा कुछ पढ़ाइए। हम्म। आर्ट्स, साइंस, मैथ आप एथिक्स ये सारा चीज़ एथिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि सारा उसमें सोशली, कल्चरली सारा आ जाएगा, मोरली जो भी आप ऐड करना चाहते हो एथिक्स में सारा कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं उसमें ये एथिक्स बोल कह रहा है रहा कि हूँ। लर्निंग पे फोकस, ये रटवाना क ए बी सी डी 1 2 1 2, ये नहीं, 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 थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान, 1 चीज टू उसमें 5 एक्स्ट्रा हो। एथिक्स में इसलिए ऐड कर रहा हूँ, एथिक्स में आप सारा कुछ कवर कर लोगे, मोरली से हम्म। लेके सोशली तक सारा कुछ, कल्चरल, इकोनॉमी सारा ऐड कर लोगे। तो हम्म। आप बेसिक 5th तक पढ़ो। उसके बाद 6 टू 8 में आप उनको इस फेज में लाओ कि वो एनालिटिकल थिंकिंग कर सके। हम्म। जैसे कि अब आगे आपको क्या करना है, इसी स्टेज में आप उसके लायक दो। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, लॉयर बनना है, तो इस स्टेज में ऐसा थिंकिंग दो कि उनको दिमाग उसके लिए डेवलप हो जाए। हम्म। और चूज़ करने का स्टेज 9th कर दो। जो हम अब 11th में चूज़ करते हैं ना, उसको 9th कर दो क्योंकि बहुत आउटडेटेड हो गया ना। हम्म। थोड़ा-सा अब हमें सोचना पड़ेगा, बच्चे देखोगे छोटे-छोटे बच्चे का दिमाग ज़्यादा डेवलप्ड है अभी। नहीं, तो जैसे क्यों जैसे ना हम जनरेशन और जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आते रहेंगे, वो हमसे डेफिनेटली 2 स्टेप्स तो आगे होंगे, वो हुँ। डेफिनेटली डेवलप्ड होंगे। तो उनको थोड़ा अर्ली स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी हो 9th-10th या उससे पहले अगर आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, क्योंकि पॉलिसी तो आप बना रहे हो, आपके पास डाटा है कि बच्चे कब मैच्योर हो जा रहे हैं, हम्म। कब वो सोचने लग रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 8th तक बेसिक वैसे रख सकते हैं, 5 तक आप बेसिक पढ़ाई कराओ, 8th तक एनालिटिकल थिंकिंग दो, 9th में अपॉर्चुनिटी दो कि क्या चूज़ करना है, स्ट्रीम चूज़ करना है और वहाँ से 9th, 10th, 11th, 12th में उसके लिए पढ़ेंगे और हम्म। इससे उस उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा और फिर जहाँ जाना है उनको जाने दो। मैं ये भी चाहता हूँ ना, थोड़ा सा मुझे मुझे जो थोड़ा सा कमी लगा है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है तो इसमें बता रहा हूँ
ऑर्गेनाइज स्टडी करवाया जाए। ऑर्गेनाइज इन सेंस अगर मैं बात करता हूँ, 12th क्लास तक पढ़ते पढ़ते मुझे आज तक कभी हिस्ट्री का कभी क्रोनोलॉजी या पैटर्न समझ ही नहीं आया। हुँ, अगर आप 6 to 12 उठा के देखेंगे, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। आप 9th में कुछ और पढ़ रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल, 10th में चल जा रहे हो यूरोप में, कोई उसका क्रोनोलॉजी नहीं है। उसकी वजह से आपको हिस्ट्री समझ ही नहीं आया कि हिस्ट्री हुआ क्या। बस आपको उसको ना एसएसटी 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 करके कहानी पढ़ते की चले तरह गए। हम्म, कहानी की तरह। कहानी की तरह समझते, कोई भी समझे नहीं कि पूरा इवेंट जो है, वर्ल्ड का इवेंट पूरे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। उसको समझे ही नहीं। हम कभी पेस्टलिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें कभी इंडिया का नेशनलिज्म घुस जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो उसमें यूरोप आ जा रहा है, फिर उसमें कुछ और आ जा रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में, यूरोप रेवोल्यूशन अगले क्लास में। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। खास करके हिस्ट्री को नहीं, लेके नहीं। मुझे थोड़ा सा ये ना वो लगता है, क्या बोलते हैं, जैसे मैं जब आया कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, जब मैं आया, मैंने उस टाइम जब हिस्ट्री पढ़ा तब थोड़ा सा वो रियलाइजेशन हुआ कि ये तो पूरा एकदम ऑर्डर में है। और जो कि हम लोग 6 to 12 पढ़ते आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अरेंज ही नहीं है, अनअरेंज्ड है। तो उसको उस तरीके से ना थोड़ा सा हर चीज में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं या इकोनॉमी की बात करें, कोई भी चीज है उसको ऑर्गेनाइज स्टडी अगर करवाया जाए क्रोनोलॉजी वाइज, तो वो भी करवाना बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से। नहीं, बेसिक डिटेल्स में। इसको हम जीएसटी की तरह ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? एजुकेशन किस में आता है, किसके डोमेन में? दोनों के डोमेन में आता है, स्टेट प्लस सेंटर। हम्म। उसी तरह वो भी आती थी, टैक्स भी दोनों के डोमेन में आती थी। सर्विस सेक्टर इधर आ रहे हैं और हम्म। आपका जो रिलेटेड और बच जा रहे हैं वो सेंटर के डोमेन ऐसे आ रहे थे। हम्म। तो उसको हमने जीएसटी को एक मॉडल लॉ लिया, सेंटर ने बनाया और कहा स्टेट इम्प्लीमेंट करे अपने अकॉर्डिंग। मॉडल लॉ दिया सेंटर ने, उसी तरह एक मॉडल लॉ दे दे सेंटर एजुकेशन के लिए हम्म। कि बेसिक ये चीज तो आपको रखनी ही है, हम्म। ठीक है। हम्म। और जो बाकी है आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको रीजनल लैंग्वेज जरूरी होता है, उसका कुछ हिस्ट्री कल्चर रीजन का जानना जरूरी है। हाँ, ये एक तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप रीजन को इतना छूट दे दो कि आप अकॉर्डिंग फिक्स करो इतना। लेकिन एक मॉडल है, इसको तो आपको रखना है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम्म। वैसे ही आप बेसिक वहाँ दे दो कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ये चीज़ आपको पढ़ाना ही है, मैथ साइंस पढ़ाना ही है। हम्म। लेकिन आप रीजनल इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, हिस्ट्री कल्चर भी आप अपने रीजन का ऐड कर सकते हो। हम्म। तो एक ये मॉडिफिकेशन आप पर हम प्रपोजल यानी दे सकते हो कि ये कर लो। बिल्कुल। फिर अच्छा चलिए, हम फिर ये दूसरा। समझते हैं ना कि सपोज कीजिए कि अगर हम दोनों के हाथ में आता है कि हमको देश का ना नया ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना है, बेसिक से बिल्कुल, मतलब नर्सरी क्लास उठा के आप चलिए, तो हम्म, आप एक्सप्लेन कर पाइए। अगर एक एक पॉइंट होगा, अगर मैं भी कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा या फिर मैं भी कोई पॉइंट रखना चाहूँ तो रखूंगा, तो क्या क्या चेंजेस या फिर कैसे क्रिएट करेगा। सपोज करें कि हम लोग नल पे हैं, मतलब कहने का सेंस है ना कि कुछ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे यहाँ, तो पहली बार एजुकेशन देने का हाथ में आया है। हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बेटर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर। सपोज करिए 90, चलिए 1947 इमेजिन करते हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, हम लोग हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और हमारे हाथ में है कि सारा सिस्टमेटिकली कैसे क्रिएट करना है, क्या एनसीईआरटीज है, किसको क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, वो चीजें हमारे हाथ में, कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आप 1947 में है तो आपके पास फंड नहीं है, सबसे पहली बात इसको मान के चलेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है। तो आप हाँ, फंड नहीं है तो आप पहले ध्यान दोगे कि क्या करना है, हमें लोगों को पहले खिलाना पिलाना, उसके बाद आगे सोचेंगे। चलिए ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर को सबसे पहले प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने भी किया था, जो थे, हम्म। क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू आपके पास इनकम आएगा। अब एजुकेशन चाहिए हर एक चीज के लिए। एजुकेशन आपका की है हर एक चीज ग्रोथ के लिए। हम्म। एजुकेशन के लिए पब्लिक सेक्टर आप पब्लिक स्कूल बनाते हैं हर एक जगह, हम्म। और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसको एक तरह से ऐसा हम सेट करना चाहेंगे जो कि हर एक तरह के बच्चे आए। अभी जिसके पास भी थोड़ा रुपया आ जाता है वो पब्लिक से भागने की कोशिश करता है प्राइवेट की तरफ। हम्म। प्राइवेट की तरफ ये कह रहा हूँ, चाहे जो भी हो, पब्लिक में वही जाता है जिसकी मजबूरी है। और इसका एग्जाम्पल हम इसके थ्रू दे सकते हैं कि यूपी में आप देखो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल वो बंद कर रहे, कह रहे यहाँ बच्चे ही नहीं आते हम्म। या बहुत कम आते हैं। हम्म। तो पब्लिकली हम उसको एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि उसका पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। हम्म। 1947 है, तुम्हारे पास ब्लैक बोर्ड ही होगा और कोई नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है। टीचर टीचर का एक एजुकेशनल क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, क्योंकि उस समय लोग कम पढ़े हुए थे। हम्म। तो 10th और 12th पास रखते हैं, सिंपल, उनका बेसिक टीचर का क्राइटेरिया। हम्म। और वो उनका एक करिकुलम होगा कि आप यही पढ़ाएंगे बच्चे को। हम्म।
और उनको ज़्यादा रोte नहीं होना चाहिए। रोट लर्निंग सबसे बेकार लर्निंग है। एनालिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दो ठीक है। कि एक सिचुएशन में बच्चे को हम खड़ा कर दे रहे हैं। पहले तो 5th तक बेसिक है, लेकिन उसके बाद एक हम सिचुएशन में खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसा कोई होना चाहिए। हुँ, तो ये ज़्यादा बेटर करेगा। और स्टेम को तो लेके चलो आप। अच्छा, ठीक है। स्टेम को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो प्रमोट करो। हुँ, मैं जो ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे हाथ में अगर होता है, अगर चेंजेस करने को, ख़ास करके आप फिर 1947 वाले बात कर रहे हैं कि फंड नहीं है वगैरह-वगैरह चीज़ें हैं, तो ठीक है, अगर मेरे हुँ, हाथ में होगा तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा ना कि हम एक ऐसे फ़ेज़ में है ना, 1947 अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, देश में फ़ॉल्ट हुँ, लाइन्स, इन नंबर ऑफ फ़ॉल्ट लाइन, पार्टीशन से हम लोग गुज़र हुँ, रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, वही इश्यू, हुँ। क्रिश्चियन के प्रति हमारे अंदर वही होगा इश्यू कि भाई ये अंग्रेज है। तो सबसे पहले मैं, आउटसाइडर्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले इश्यू मैं जो चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि अगर सपोज नर्सरी क्लास हम लोग बिठाते हैं सबको एक साथ, जैसे बेंच वाला सिस्टम क्या है ना, मुझे बेंच वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। बेंच में दो बच्चे बैठे, फिर दो बच्चे बैठे, दो बच्चे, हम अपना इमेजिन करते हैं जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, या तो नीचे बिछा के बैठाओ सबको साथ में, या फिर एक चौकी पे। मेरे हिसाब से हमको लगता है कि सबसे पहले मैं, अगर मुझे मिलता है कंट्रोल करने का, तो मैं सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा में हम नीचे ही बिठाएँगे ना। हाँ, नीचे, हाँ, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सबको बोलूँगा कि ये पीक टाइम है। इस टाइम आप, अगर आप बचपन से ही उसके बेस में ये दिमाग में डालेंगे कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट हमें कैसे रहना है, यूनाइट होकर रहना है। अगर उस टाइम में ये अगर डाल दिया गया होता मेरे हिसाब से, तो आज जो हम बंटवारा जो आज के टाइम का हम लोग देख रहे हैं, इतना डिफरेंसेस देख रहे हैं, इतना डिफरेंसेस शायद शायद इतना ज़्यादा तो नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर उस टाइम नहीं, में, इतना तो होता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो बात जब हो रहा है तो आगे वो भी हो जाता। टेंशन नहीं लेने की बात है। नहीं देखिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करिए, देखिए, चूंकि हमें पता होता है कि नर्सरी में पढ़ रहा बच्चा 5 साल का, 4 से 6 साल का बच्चा होगा, वाइट पेपर है, वाइट पेपर, उसके ऊपर हम जो प्रिंट डालेंगे वो वैसा ही साइन करेगा, वो वैसा ही दिखेगा। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि वो टाइम चाहिए था जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी था कि हम लोग सही चीजें बना सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उस टाइम में अगर हम देखा जाए तो धीरे धीरे जो दलित वाला जो इशू था ना, वो भी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से। दलित वाला भी इशू नॉर्मलाइज था, क्योंकि उसके पहले अंबेडकर नहीं थे, जब तक अंबेडकर नहीं थे तब तक इशू क्या था सबको पता है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं थी। ज्योतिबा फुले की बात करें, सावित्रीबाई फुले की बात करें, तो उस टाइम तो और एक्सट्रीम लेवल पे था डिस्क्रिमिनेशन। तो शायद हम, मुझे लगता है कि बेसिक चीजें जो है ना, सिर्फ क ख ग घ ए बी सी डी और इन चीजों में अगर फंसा के रखेंगे, जैसे एक हमारा सब्जेक्ट होता था मोरल साइंस, मोरल साइंस हमारा सब्जेक्ट क्लास 1 में ऐड होता था, 1 2 3 में। वो भी हम कविता और कहानी की तरह पढ़ते थे, उससे कुछ सीखते नहीं थे, क्योंकि उससे उसी अगर तो सीख को रहे तो होते हम तो, कह रहे हैं एथिक्स। हाँ, तो मैं भी वही वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे हैंड में अगर होगा, तो मैं सबसे पहले रिफॉर्म यही चाहूंगा कि बेटर तरीके से यूनिटी पहले सिखाया जाए देश में, यूनिटी। क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम से 1947 का ही इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे टाइम से क्रॉस कर रहे हैं कि देश सब तरफ से टूटा हुआ है, और सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है वहां पे। तो मैं तो यही बोलूंगा, खास करके मैं ये जानूंगा, अगर रिफॉर्म की, और अगर रिफॉर्म की बात करते हैं, तो उस टाइम में हमारे पास मेरे ख्याल से, जहां तक हमको लगता है कि आईआईटी रुड़की, शायद सिर्फ आईआईटी रुड़की अवेलेबल था जो 1856 में बन रहा था, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद कोई टेक्नोलॉजिकल, मुझे लगता है, कॉलेज नहीं बना, टेक्नोलॉजी टेक वाला कॉलेज नहीं बना। तो आई थिंक कि अगर मेरे पास भी वही 5 ईयर प्लान वाला इशू आता, तो एग्रीकल्चर पे मैं फोकस देता। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान मेरे पास आता, तो मैं फोकस देता कि टेक्नोलॉजी पे, इंडस्ट्री पे नहीं, भी नहीं, ध्यान देना उन चाहिए। नहीं देखिए, से इंडस्ट्री पे मैं दोनों साथ लेके चलना चाहूंगा ना। पहले आप प्राइमरी को बढ़ावा दीजिए। जब प्राइमरी आपका मैच्योर होने सेकंड लग जाए सेकंड तब आप सेकंड सेकेंडरी पे सेकंड जाइए। सेकंड मैं सेकंड 5 ईयर की बात कर रहा हूँ। नहीं, सेकंड, नहीं, उन्होंने यही करा, सेम ही करा है जो प्लानिंग करा है, लेकिन मैं यही क्या उनका बोल रहा हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी सेम बात बोल रहा हूँ। पहला प्राइमरी बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर जब तक नहीं हो, कोई भी सोसाइटी अगर डेवलप हुआ है तो उसका प्राइमरी जो सोच रहा है वो एग्रीकल्चर से ही डेवलप हुआ है। जब तक एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं आएगा, आप नेक्स्ट ट्रेडिंग के ऊपर नहीं जा पाएंगे, या फिर इंडस्ट्री के ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो पहला आप एग्रीकल्चर, हड़प्पा का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आगे कौन, क्यों जाना है? हड़प्पा का एग्जाम्पल ले लीजिए, हाँ, हड़प्पन मैं वही बोल सिविलाइजेशन। रहा हूँ, मैं हर सोसाइटी की एग्जांपल ले रहा हूँ। हर सोसाइटी जो डेवलप होती है वो एग्रीकल्चर सरप्लस के बाद ही होती है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ करना है। मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड के पास हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकता था कि जैसे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कर रहे हैं, लगे हाथ अगर आप टेक्नोलॉजी पे ग्रोथ करते तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप अर्ली प्रिपरेशन कर लेते,
टर्शियरी सेक्टर के लिए। क्योंकि टेक कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे 4 साल के बाद आप वहां से इंजीनियर बनकर निकलेंगे तो आप सर्विस में जाएंगे। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका हो सकता है। तो ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज से। बाकी मुझे लगता है कि एजुकेशन में ह्यूज रिफॉर्म चाहिए। और हमारा एजुकेशन चलो सिस्टम फ्लॉप, मेरे हिसाब से फ्लॉप है, लिटरली हम फ्लॉप है। 1947 को छोड़ के 2026 में डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं या फिर टाइम मशीन के थ्रू आते हैं। मशीन के थ्रू अब आते हैं। अब सेम क्वेश्चन। आप स्टार्ट करिए, कैसा रिफॉर्म देखना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा, आप बताइए अब। देखिए 2026 में अगर मेरे पास में होता है तो मैं सबसे हम्म, पहले ना इंटीग्रेशन का सोचूंगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, अलग अलग डिफरेंशिएशन है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल से, ठीक है। नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं, एलकेजी पढ़ रहे हैं, यूकेजी पढ़ रहे हैं, जो भी बोली, केजी 1, केजी 2, 1 क्लास में आते आते देखते हैं कि सेक्शन डिवाइड हो जाता है। हम 1 सी के हैं, हम 1 डी के हैं, हम 1 ए के। मैं बोलूंगा 1 फिक्स, एक में सबको बैठाइए, ठीक है। दूसरा मैं ये बोलूंगा ना। अगर नहीं नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपके पास 200 बच्चे हैं हम्म। और 40 से 50 का ही सीट है तो आप डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा अगर सबको वन बोलिएगा तो? हाँ चलिए ठीक है, ये क्रॉस पॉइंट जरूरी है, तब तो सेक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा है। तब तो हमें सेक्शन में डिवाइड करना होगा, ठीक है, अग्री। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, फ्रंट टॉप से बॉटम वाला, उसको चेंज करके मैंने कहीं पढ़ा था कि सर्कुलर अगर करना, पीरियोडिक, हाँ वो भी सही, वो भी सर्कुलर या हो जाए या सर्कुलर या पीरियोडिक कर सेमी, दे। सेमी सर्कुलर, पीरियोडिक, आइदर पीरियोडिक और सर्कुलर कि पीरियोडिक बीच इन में सेंस। टीचर है। पीरियोडिक मीन्स कि आप संडे को आप यहाँ बैठे, मंडे को यहाँ बैठे हो, अब आप लास्ट चले जाओ तो वो अच्छा, ट्यूसडे, राउंडिंग, वेडनेसडे, राउंडिंग, थर्सडे। हाँ, तो राउंडिंग, सबको आगे आने का मौका मिल रहा है, टीचर भी हर एक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग, यानी राउंडिंग। ऐसे कह रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, हाँ, जो मैं दोनों सोच रहा सही हूँ है। ना। या तो आप ये पीरियोडिक चले जाओ, क्योंकि जनरली ये होता है कि टीचर फ्रंट में होते हैं और बच्चे सामने होते हैं। हम्म। अभी अभी का कंसेप्ट ये सर्कुलर का है, लेकिन सर्कुलर या सेमी सर्कुलर में थोड़ा सा इशू ये आ सकता है ना नहीं नहीं, मैं कि देखिए, बीच में टीचर को रह के पढ़ाने में बड़ा दिक्कत आएगा। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, मैं जब भी वैदिक काल पढ़ता हूँ, मैं जब भी हम्म, वैदिक एज पढ़ता हूँ, तो मुझे वो जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है, वो सब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ओपन, ओपन में, बिल्कुल ओपन एयर में बैठाकर और सबको गोल से बैठाकर और एक्सप्लेन करना। तो वो मुझे लगता है कि शायद सेमी सर्कुलर जैसा मैंने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर देखा है, थोड़ा सा ऐसा सेमी सर्कुलर सा होगा। सेंटर में टेबल है, ये यूएन का स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, उस तरह से लेकिन आप वो पढ़ा नहीं पाएंगे ना, वो हम उस रखेंगे। चक्कर में आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम ऐसे हैं तो हम्म। फिर भी तो ये जो सीधे सामने है वो तो पीछे चला गया ना आपका। आप यहाँ हो और ये सेमी सर्कुलर है, तो हम्म। एक तो पीछे चला गया ना, मैं इससे अच्छा सेमी सर्कुलर पीरियोडिक पे में चले जाओ। एग्जैक्टली शेप में नहीं ले रहा ना, मैं उनको और क्लोज करूंगा ना। नहीं समझ रहे या फिर अब? नहीं, दोनों सही है, लेकिन अगर टीचर को ये होना कि इंटरेक्ट अच्छे से करो, ठीक है, बट इसी ये नहीं कि अभी वाला बैक इसीलिए बेंचर वाला इसीलिए अगर हम कंसेप्ट लोग को बात नहीं। करें कि नॉलेज वाला जो पढ़ाई वाली चीज है उसके ऊपर बात करें। दूसरी बात मैं आपसे एग्री करूंगा कि आपने जो बोला एथिक्स वाला पार्ट, वो हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही दिक्कत है। सबसे ज्यादा जो आज हमारे देश में कमी है वो एथिक्स की कमी है, मेरे ख्याल से लगता है। अब कोई भी फील्ड उठा के देख लो, एथिक्स की कमी बहुत ज्यादा है। तो ये बचपन से ही लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बिल्ड करना होगा। और अगर चेंजेस की मैं बात करना चाहूंगा तो मैं, चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है सब्जेक्ट हिस्ट्री। मैं दोबारा उसी चीज को रिपीट करता हूँ, ऑर्गेनाइज हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और इतना छूट देंगे ना कि रीजनल हिस्ट्री लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम देखे हैं कि रीजनल हिस्ट्री में बहुत कम पता होता है। हमारे पास रीजनल अगर उठा के देखेंगे, इंडिया डाइवर्स कंट्री, हम देख रहे हैं इतने स्टेट्स है, बट हर रीजन का अलग अलग और एक काफी गोल्डन हिस्ट्री बोल सकते हैं कि अवेलेबल है। बट हम लोग उसको जानते नहीं है। कई सारे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम लोग जानते नहीं है, कई सारे ऐसे फीमेल लीडर्स हैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ी, जब फिर हिस्टोरिकली भी ऐसे रही हैं, तो वो नहीं जानते। तो वो रीजनल जानना काफी जरूरी है, तो वो रीजनल हिस्ट्री का हाँ, फ्रीडम हम देंगे। इससे इससे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, आप हम्म। लोग के लिए, अगर जिनको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ गलत हम लोग बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, आप लोग ज्यादातर लोग बत्तख मियाँ को नहीं जानते होंगे। बिहार की हिस्ट्री से मैं उठा के बता रहा हूँ, शायद बत्तख मियाँ ही थे या इस शायद नाम होगा। उन्होंने गांधी जी की लाइफ बचाई थी जब वो चंपारण आए थे, हम्म। जब चंपारण अग्रेरियन के लिए आए थे हम्म। 1917 में। 17 में। हाँ, तो जब आए थे तो वहां पे उन्होंने उनकी जान बचाई थी, जो वहाँ अंग्रेज जो आपके थे, हम्म। उन्होंने कहा था उसको, ये कुक थे
कि उनके खाना में ज़हर मिला के दे दो। लेकिन इन्होंने ये जाके बात राजेंद्र प्रसाद को बता दी और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी को बता दी, जिसके कारण उन्होंने वो दूध नहीं पिया था जिसमें मिलाना था। हुँ, और इसके कारण उनकी जान बच गई थी। उसके बदले बत्तख मियाँ का अंग्रेज ने बुरा हाल कर दिया था। आप समझ ही रहे हो। अभी कहीं हुँ, से भी कोरिलेट कर लो ना कि आप गवर्नेंस अगर कोई भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो हुँ, आपके साथ क्या होगा? हुँ, सेम चीज़ उस समय उनके साथ हुआ था। और हुँ, ये आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, अगर सर्च करोगे तो बत्तख मियाँ का ये हिस्ट्री बिहार में फेमस है। अगर आप बिहार के हो और प्रिपेयर कर रहे हो तो जानते होंगे। मैंने ये तब जाना जब मैंने बिहार के बारे में स्टडी करने की स्टार्ट करी। तो एक ये अननोन हीरो जिसको कह सकते हैं, अनसंग अनसंग हीरो, अननोन वॉरियर्स हीरो जो वर्ड चलता है जो भी अनसंग है, वॉरियर। जैसे हम तो ये वही। इस बार क्वेश्चन भी था ये रानी दुर्गावती अंग्रेजों से डायरेक्ट फाइट की है। बहुत सारे ऐसे वॉरियर बहुत सारे ऐसे रीजनल हैं जिनको हम लोग आज तक पढ़े नहीं हिस्ट्री में। तो उनको चाहे प्लेस देने की चाहे जरूरत हम लोग अहोम के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। वो काफी अहोम किंगडम इंटरेस्टिंग है। कितनी बढ़िया है। असम किंगडम। फिर उधर हम चले जाते थोड़ा और नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में एक कोई था, वो भी बड़ा अच्छा हिस्ट्री रहा है। और ये प्लस में जब मैं मिस कर रहा हूँ, जब मैं इतना पढ़ने के बाद मिस कर रहा हूँ, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। सो ये चेंजेस हम समझते हैं कि बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंजेस होना चाहिए कि हम मुझे लगता है कि 2-3 घंटे हम लोग इसी पे डिस्कस करते रह जाएँगे। क्योंकि रिफॉर्म की एक्चुअली में ज़रूरत है, हम लोग रटंत विद्या पे फोकस्ड हैं। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि हर जितने भी लोग ये देख रहे होंगे, आप भी जान रहे होंगे, आप बिल्कुल इससे कनेक्ट कर पाएँगे। स्कूल में जब तक आप पढ़े हैं, वो कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या पढ़े। बस आपने लास्ट पेज खोला, क्वेश्चन देखा, उसका आंसर जो लिखवाया गया था वो देखा, उसी पे सारा कुछ चला। हुँ, अब मैं बता रहा हूँ, स्कूल में ये होता है कि आपको चैप्टर पे उतना फोकस नहीं किया जाता। हुँ, मैं बच्चों से कभी-कभी पूछता हूँ, तो वो क्या पढ़ के जाते हैं, जो लास्ट के क्वेश्चन है, टीचर वो क्वेश्चन करवा देते हैं और हुँ, एग्ज़ाम में वही पूछ लेते हैं भाई। बिल्कुल, बच्चे को जब आप किताब के अंदर से नहीं पूछोगे, वो क्वेश्चन को आप छोड़ दो, किताब के अंदर पढ़ाओ और उसमें से क्वेश्चन बना के बच्चे को दो। जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ, ये पढ़ने की ज़रूरत है और हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ऐड जो कर रहा था, हुँ, अभी बच्चे की एजुकेशन की जगह पेरेंट की एजुकेशन की ज़रूरत है। आप अगर कोई भी अगर पढ़ा रहे हो या किसी का इंस्टीट्यूट है, तो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन महीने में 1 या 2 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करो और उसमें पेरेंट्स को पढ़ाओ, समझाओ कि आपका क्या रोल है। बिल्कुल। आप क्या बच्चे को सिखा सकते हैं। हुँ, टीचर तो सिखाएगा ही जो सिखाना है, पेरेंट्स भी सिखाते हैं और हुँ, पेरेंट्स को ये भी कहना चाहिए कि आप सपोर्ट कीजिए। जैसे हम आप यहाँ बच्चे को कह रहे हैं कचरा उठाओ, झाड़ू लगाओ, तो आप इसको डिनाई नहीं कीजिए। अगर बच्चा आपको जाके कहता है, तो आपकी अच्छी बातें हैं। जो हुँ, टीचर सिखा रहा है अच्छी बात है, ये सीखनी चाहिए, ये आगे आपको काम आएगा। ये पेरेंट्स की तरफ से ये सपोर्ट आना चाहिए। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए आजकल के। नहीं तो रेदर बच्चे देन घर पे परफेक्ट जाके नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे। हाँ, ये नहीं कि मेरे बच्चे से कचरा उठवा लिया, मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा लिया, नहीं, ये अच्छी चीज़ है। आज आज अगर आप स्कूल नहीं साफ करोगे, तो घर कैसे कल साफ करोगे? घर नहीं साफ करोगे, फिर अपने स्टेट को कैसे साफ करोगे? फिर कंट्री को कैसे साफ करोगे? बिल्कुल, या बिल्कुल। अपने मन को ही कैसे साफ रखोगे? जो नाइस भी चीज़ पॉइंट। को अपने से शुरुआत करो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एटिकेट्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना? एटिकेट्स मैं जनरेट करने की ज़रूरत है। एथिक्स को ही मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो अभी नहीं सिखाया जाता। हमारे स्कूल में इसको गलत माना जाता है, पेरेंट्स भी गलत मानते हैं। अगर पेरेंट्स को बच्चा आके कहता है आज हमारे स्कूल में ये करवाया गया, ये कराया गया। हम तो ये कहते हैं, जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, हमारे यहाँ एक एसयूपीडब्ल्यू नाम की एक सब्जेक्ट होती थी। उसमें सिखाया जाता था आप लकड़ी आदि का यूज़ करके, कागज़ का यूज़ करके कैसे उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जा सकते हो, कैसे कलर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर एक गार्डनिंग की क्लास होती थी, उसमें आप जाके साफ करते हो, गार्डनिंग करते हो। अपने स्कूल में भी कॉम्पिटिशन होता है, हमारे 4 हाउस थे, तो उसमें कॉम्पिटिशन होता था किस किसका गार्डन अच्छा है, किसका क्या है। हुँ, फिर रिपब्लिक डे में आपका रंगोली कॉम्पिटिशन होता था। इससे आपका ही कैरेक्टर बाहर निकल के आता है, आपको ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। रोज़ में असेंबली होता है, उसमें पहले आप जाते हो, असेंबली में कुछ बोलते हो, जैसे हम अपना आज का क्या कुछ एक पॉइंट रखते हैं ना कि आज का क्या एक थॉट एक लाइन का कुछ कोट। थॉट। हाँ, थॉट क्या है आज का, फिर एक समरी बुक का हम रख दे रहे हैं, फिर आज का न्यूज़ बता दे रहे हैं, एक क्विज़ रख दे रहे हैं। तो इससे बच्चों को एक्सप्रेस करने में, बच्चे को लोगों से, ऑडियंस से कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, अपने आप को बाहर से बोलने का अच्छा मौका मिलता है, जो अभी हम आपसे कर रहे हैं, वही चीज़ स्कूल में सिखाया जा रहा था। गवर्नमेंट स्कूल में था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो चलो ये चीज़ अच्छी बातें हैं। लेकिन यही चीज़ें और भी जगह इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी छोटे स्कूल है, बड़े स्कूल है, ये चीज़ें बच्चे को निखारने में मदद करता है और यही चीज़ें आगे आके अगर आप एजुकेटेड होगे, अच्छे से बोलोगे, तो क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। हुँ,
सही बात है। और जो कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्वेश्चन करने की। चूँकि आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपके पास अराउंड इतने झुंड पड़े होंगे जो आपको, जैसे अब मैं सिंपल सा बात करता हूँ ना, थोड़ा-सा इसको देखिए, मैं इससे सब्सक्राइब नहीं करता हूँ इन चीज़ों को। जैसे अभी जो अभिजीत दीपके हैं, ठीक है? अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी हर कोई जान रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर अब देखिए वही आवाज़ उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो भी गलत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करो। अब लोग जुटे, नहीं जुटे, बंदा ट्राई कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे उसने मज़ाक में स्टार्ट किया, सीरियस किया, वो मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है। उस पे हम लोग को डिस्कस भी नहीं करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, प्रोटेस्ट करने गए, आए 3-4 लोग, मार-पीट के चले गए। सो आज का टाइम ऐसा है ना कि आप सामने वाले को, मतलब गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करोगे नहीं, उससे पहले आपको खींच दिया जाएगा। क्योंकि सिचुएशन ही नहीं, ऐसा है, क्योंकि बांध ऐसे दिया गया है ना, एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, आप मानो या नहीं मानो। मैं सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, एजुकेशन की वैल्यू हमारे देश में खत्म हो चुकी है। आप देख पा रहे हो ना, कुछ एग्जाम, अब जो हम लोग डिस्कशन ही लेके बैठे हैं, ये कभी टॉपिक होना ही नहीं चाहिए था डिस्कशन का। ये टॉपिक कभी होना ही नहीं इस चाहिए था। इसमें मैं आप फिर से 1947 में आपको लेके चलता हूँ। चलिए। हम आज़ाद हुए थे, हम्म। हमारे यहाँ क्या माहौल था? वही पार्टीशन वाला, लोग मर कट रहे थे। हमारी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी, हमारे गांधी जी कहाँ थे? नवाखली। बंगाल में थे, बंगाल में। कलकत्ता में थे, वो लोगों के नवाखली। बीच में जो हाँ। जो दंगा। उनको रोक रहे थे, वो हम्म। दंगा को रोक रहे थे। हम्म। ठीक है, तो उस समय हम लोग किस बेसिस पे डिवाइडेड थे? रीजनली डिवाइडेड थे। हम्म। आज भी है रीजनली डिवाइडेड, बट उससे ज्यादा आज हम पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं। बिल्कुल। अग्री। आज अगर आप आज अगर हम हिंदू मुस्लिम करें तो थोड़ा बहुत ये होता है, इशू होता है। अभी हम कर दे तो, अगर ज्यादा मैटर बड़ा ना हो तो, मैं कह रहा हूँ। हम्म। लेकिन अगर पॉलिटिकली डिबेट में कूद जाए ना तो उससे बड़ा मैटर हो सकता है। कॉकरोच पार्टी एज अ सटायर स्टार्ट हुआ था, चाहे किसी के बात पे भी स्टार्ट हुआ, एज अ सटायर स्टार्ट हुआ। हम्म। और जिसने भी कॉज लिया, उसने क्यों लिया भाई? आपके लिए ही लिया ना, किसी और के लिए तो नहीं लिया। हम्म। कोई अगर लेविश लाइफ जी रहा है, कितनों का सपना जो होता है वो उस सपना को छोड़ के यहाँ आया है। मैं हम्म। सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस सपना को वो छोड़ के यहाँ आया बंदा। हम्म। और वो आपके कॉज के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एजुकेशन सिस्टम सिस्टम में रिफॉर्म लाओ, ये सारी चीजें बातें कर रहे हैं। हम्म। कॉज को हम सपोर्ट करते हैं, भले ही हम जाके सपोर्ट नहीं कर सकते या सामने खड़े होके नहीं कर सकते, हम्म। जो भी हमारे प्रॉब्लम हो, हम्म। लेकिन कॉज को तो हम सपोर्ट करते हैं। हम भी चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो, हम हम्म। भी चाहते हैं आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, हम भी चाहते हैं आप ट्रांसपेरेंसी दो। अगर लीक हो रही है तो कहाँ से लीक हुई? अगर पेपर लीक हो गया, आपने जांच कमेटी बैठाई, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या रिजल्ट आया? हम भी मिनिस्टर चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल है तो रिजाइन करे। तो कॉज के साथ तो हम भी खड़े हैं। हम्म। और जिस बंदे ने थप्पड़ मारा, सुना मैंने कि उसका पेपर होने वाला था, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड पब्लिश करके कुछ का कि हम्म। उसका पेपर होने वाला है, इस पेपर देने जाने के लिए उसको रिहा करो, पेपर जाने देने दो। भाई तो तुम्हारा कॉज ये नहीं है, पेपर लीक तुम्हारा कॉज नहीं है, तुम्हारे साथ वो खड़ा नहीं है। किस बेसिस पे तुम थप्पड़ मार रहे हो? जरा इसको एक्सप्लेन करोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, हम्म। तुम्हारा जो पेपर है, कल हो के जो तुम पेपर देने जा रहे हो वो लीक हो जाए, तब तुम और लोग मान के आए चलो, इसी के पीछे। मान मैं अभी ये नहीं मान रहा कि उसका बेल हो गया है, मैं मान नहीं रहा। हम्म। सपोज करते हैं कि उसका बेल नहीं हुआ है, और उसको कहा गया कि 10,000 आपको बेल के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो पेपर देने। हम्म। आप पेपर देने गए और आपको 100 किलोमीटर दूरी था या 1,000 किलोमीटर दूरी था, आपने 2,000 खर्च करके आप वहां गए हो, और पता चलता है आपका भी एग्जाम पेपर लीक हो गया। हम्म। आप क्या जवाब दोगे? सेम क्वेश्चन आप पे आएगा। जिस कॉज के लिए आपने थप्पड़ मारे हैं, सेम आपके साथ हो गया तो आप क्या जवाब दोगे? बिल्कुल। सीधे क्वेश्चन यही कर रहा हूँ, एज एग्रीड कर रहा हूँ। हम्म। 2 महीने पहले मेरा पेपर लीक हुआ है, कुछ दिन पहले फैमिली का लीक हुआ है। हम्म। तो क्यों ना कॉज के साथ खड़े हो? हमारे साथ मैटर जुड़ा हुआ है। हम्म। सही बात है। क्यों ना क्वेश्चन पूछे, क्यों ना जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जवाब दे, क्यों ना उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो? हम इसलिए चुन के आपको भेजते हैं हम्म। कि आप जाइए, आपका मर्जी चलेगा वहां नहीं। डेमोक्रेसी पीपल का रूल है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो क्वेश्चन अगर बाय द पीपल हो रहा है, फॉर द पीपल जवाब क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। टोटली अग्री।
बिल्कुल और अग्री करता हूँ, क्योंकि ये इस डेमोक्रेसी है, फिर इस आप खत्म कर रहे हैं ना। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? भाई यहाँ पे हमने आपका रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट उठा के दिए, गवर्नमेंट इज जस्ट अ सर्वेंट। गवर्नमेंट अगर सारे सिटीजन बैक कर जाए, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी या कौन लीड करेगा? गवर्नमेंट हमारी सर्वेंट है, इस बात को सबको एक्सेप्ट करना होगा। बट हम यहाँ उल्टा हो चुका है, अब मानिए या नहीं मानिए, यहाँ उल्टा हो चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों ने भगवान मान लिया है। नॉर्मली चीज मैं इस बहुत ही मतलब फॉर वो होके बोल रहा हूँ, बहुत ही वोकल होके बोल रहा हूँ इस चीज को, और और लिटरली मजाक से वही कर रहा इसमें इसमें नए क्वेश्चन पे मैं यहाँ से यही आऊँगा, सॉल्यूशन पे भी यही आऊँगा, डिफेक्शन जो आ रहा है। हूँ। आप कह रहे हो ना क्वेश्चन क्यों नहीं करे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ रहा है डिफेक्शन का। चलो चलो मान के चलो आयाराम गयाराम हुआ था, हम्म। तो आपको नेसेसरी बनाना हो गया, नेसेसरी हो गया कि आपको रूल लाना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन के लिए। हम 10 शेड्यूल लेके आ गए। हम्म। उस समय वो 1/3 था जब हम्म। स्टार्टिंग था। हम्म। हमें जब लगा 2002 में ना एंटी डिफेक्शन का जब सेकंड अमेंडमेंट आया है, हम्म। तो हमें लगा कि अब नेसेसरी हो गया कि 2/3 कर दिया जाए, वो इजीली गेन हो जा रहा। हमने कर दिया 2/3। बाकी हमने बात कर रखा है इस पे डिफेक्शन पे, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन 2/3 हो गया। हम्म। अब क्या ये जरूरी नहीं हो गया है कि हमें और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल है उसको यूज करना चाहिए? आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मतलब मेरा मतलब ये हो गया जैसे आप कि रेफरेंडम हमारा जो वगैरह सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा राइट टू रिकॉल हो गया। रिकॉल। लगता नहीं है कि लग नहीं रहा है कि इसको आप नेसेसरी हो गया इम्प्लीमेंट करना? नेसेसरी मुझे बिल्कुल लग रहा है, 110% क्योंकि नेसेसरी तो बनते जा रहा है। क्योंकि अन्ना अन्ना हजारे ने इसका डिमांड 2013 में ही करा। सोशल एक्टिविस्ट थे। हम्म। जब हमारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था इससे पहले कि हमें ये जयप्रकाश नारायण ने भी राइट टू रिकॉल की बातें की थी अपने मूवमेंट में। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ रिसेंट में जब ये गवर्नमेंट जब आई है, जिसके थ्रू आई है, इंडिया हम्म। अगेंस्ट करप्शन के थ्रू यही आई है। हम्म। तो आप आपके जो एक तरह से जो प्रिकर्सर मूवमेंट थे, उन्होंने राइट टू रिकॉल का वो करा था, हम्म। समर्थन करा था। हम्म। और अब मुझे लगता है कि इसका सही समय आ गया कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो ही जाना चाहिए हम्म। राइट टू रिकॉल का। क्योंकि अब 2024 में इलेक्शन हो गया है, हम्म। 2.5 ईयर होने को है, तो हम्म। राइट टू रिकॉल का समय भी आ गया। जो प्रोविजन कहता है राइट टू रिकॉल का कि हाफ टर्म ओवर हो जाएंगे, उसके बाद आप अगर रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप उसको कहो कि भाई आप काम नहीं कर रहे, हम इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन वोटिंग कराएगी, 50% से ज्यादा हम वोट करेंगे, आपको रिकॉल कर लेंगे। दूसरा कोई जाएगा, हमारा बात रखेगा। क्योंकि जब जब एजुकेशन मिनिस्टर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, उसका जवाब कोई डिफेंस मिनिस्टर आके दे रहा, डिफेंस मिनिस्टर का जवाब कोई आके होम मिनिस्टर दे रहा, किसी का जवाब कोई दे रहा, भाई जिसका जरूरत हो वो जवाब दो। यू आर अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। आप आपके एजुकेशन पे ट्वीट से ज्यादा आपके किसी और चीज पे ट्वीट है। आप पीएम का ट्वीट कर रहे हो, उससे ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड ट्वीट करो ना, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो। बिल्कुल। पीएम अपना काम कर रहे हैं, पीएम का जो काम है वो कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जो भी रिलेशन बनाना बना रहे हैं वो अपने थ्रू करेंगे, अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। आप क्यों वो काम कर रहे हो? आपका काम एजुकेशन को देखना है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हाई टाइम कि हम राइट टू रिकॉल को यहाँ पे लाए। हम्म। मैं और टूल का नहीं कह रहा हूँ, जैसे हमारा रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव इनिशिएटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम उसके थ्रू कह सकते हैं कि भाई हमें ये रूल चाहिए, डायरेक्ट हमें ये डेमोक्रेसी एक पॉलिसी। ऐसा क्रिटिकल और इतना मतलब बोल सकते हैं कि इतने मास लेवल पे कर पाना, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में नेक्स्ट टू पॉसिबल नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। क्योंकि डायरेक्ट आप पहले छोटे मोटे कंट्री में कर सकते हैं, हाँ रिकॉल को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। रिकॉल वाला जो सिस्टम है वो अभी से नहीं, वो काफी पुराना टॉपिक है कि राइट टू रिकॉल तो बिल्कुल होना चाहिए कि भाई आप अगर अकाउंटेबल नहीं हो, आप अपना काम नहीं सही कर रहे हो, तो भाई जनता ने आपको भेजा तो हम वापस ला रहे हैं। तो ये तो टॉपिक सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, पहले हमने इसलिए राइट टू रिकॉल नहीं दिया था कि एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज था, हम्म। और हमारे पास उतना एक्सपेंडिचर नहीं था। 1947 हमने डिस्कस कर लिया है। हम्म। हम्म। हाँ, तो हमारे पास इतना मनी नहीं था, फिनांस नहीं था। इवन हम जो गेहूं खा रहे थे, हम्म। वो हमारा यूएसए से आ रहा था हाँ। मदद। और जिसके थ्रू एक फेमस केस जो कह सकते हैं ना हमारा, हम्म। पार्थेनियम जो आप ग्रास देखते हो, जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हो, आप कांग्रेस कहते हो, जो एक होती है, वो उसी के थ्रू आया था, वीट के थ्रू, हम्म। पार्थेनियम। तो आप जो है, उस समय इतनी हमारे पास फाइनेंस नहीं थे कि हम राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट कर सके। हम्म। एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होता है, लेकिन अब तो हो सकती है। अब बिल्कुल। हमारे
लोग हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें पैसे हैं, आपके कंटिजेंसी फंड है उसमें है, पब्लिक अकाउंट्स में मनी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। हमारे पास अच्छे से, और अभी कुछ दिन पहले तक हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी थे। देखिए, आपकी सारी बातें सही है, बस एक चीज़ लैक करते हैं हम लोग, दैट इज़ कंसेंसस। आप ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाएँगे ना उतने लोगों को। अभी जैसे आप कॉकरोच वाला ही बात कर लीजिए ना, कि उसमें देखिए कितने लोग जमा हो रहे हैं। अब तक हम लोग सोच रहे थे कि भाई यूथ जाग रहा है, यूथ ये कर रहा है, यूथ सोच रहा है, अब अगेंस्ट होगा, अब तो रेवोल्यूशन होगा। इतनी सारी हम लोग बातें कर रहे हैं। अब कॉकरोच के प्रोटेस्ट में देखिए कितने लोग, 2000 लोग भी नहीं जमा हो पा रहे हैं। और उन लोग का विजन भी मुझे वहां पे दिखता है, वो नहीं, वो खैर अलग अलग टॉपिक है, उसके ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। एक बट जी जी। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, कॉकरोच में इसलिए नहीं जमा हो रहे हैं ना, कि जो डिससैटिस्फाइड लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम यहाँ से समर्थन दे रहे हैं। अपनी ही बात कर रहा हूँ, हम यहाँ से समर्थन दे रहे हैं तो वहाँ कैसे दिखेंगे? हम्म आई एम मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, हम्म। लेकिन बंदा जिस तरह से कर रहा है उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं भी नहीं आप कर जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ उसके साथ मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। आज मैं दिल्ली में हूँ, कल मैं पुणे चला गया, वहाँ चला गया। ये कहीं से नहीं लगता कि आप एक फ़ौज के साथ खड़े हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का हाँ, इस्तीफ़ा चाहिए, तो हमें इस्तीफ़ा चाहिए। चाहे आज हम रामलीला मैदान में बैठे या धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने बैठे रहेंगे जब ठीक तक है कि यार। रिज़िग्नेशन नहीं हो जाता। मैं फास्ट अनटू डेथ जैसे आंध्रा के लिए करा था ना, हम्म। पेरियार पेरियार थे ना? पेरियार नहीं थे, श्री राम मल्लू थे। हाँ, श्री राम पोटी श्री रामुलु थे। हम्म। तो 58 डे डेथ करा था, फास्ट एंड टू डेथ, उनका मौत हो गया। आखिर में बना ना आंध्रा, आखिर में आंध्रा बना। तो देखिए। आप रिजिग्नेशन मांग रहे हो, जब तक आप एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करोगे, तब तक यूथ नहीं जागेगा। और जब जिस दिन आप धर्मेंद्र प्रधान के घर का कहोगे, तब तक वहाँ बैठेंगे, जब तक कि उनका इस्तीफा नहीं हो जाता। सबसे पहला बंदा मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये मैं कह रहा हूँ, जब लगेगा कि हम एसोसिएट कर रहे हैं और हम्म। आप एक कॉज़ पूरे सेट कर दिए कि नहीं हमें इस्तीफ़ा चाहिए, रिफ़ॉर्म चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। तब आपके साथ कोई नहीं आता तो और बताओ। अभी ऐसा तो आप हमेशा लग रहा है ना भी कि नहीं आप डाउन अपना नहीं होती है। पॉलिटिकल करियर सेट कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट डाउन नहीं होती है। आप फार्म बिल को उठा के देखिए, फार्म बिल में गवर्नमेंट डाउन हुई है। या फिर आप यूजीसी बिल को उठा के देखिए, इतना आउटरीच है कि उसको टेम्पररी बंद तो किया गया, रोका तो गया एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट डाउन नहीं होती, बट बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि नहीं, वही है। आपके पास, अच्छा ये बताइए, जो पहला प्रोटेस्ट उनका हुआ जंतर मंतर पे, 5 बजे तक का समय था, 4 बजे सबकी हवा टाइट। 4 बजे, अब उसको हवा टाइट ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं, हवा टाइट उसको ही बोलेंगे, मैं आप नहीं बर्दाश्त कर मैं पा रहे थो हो मैं थोड़ा उसको, क्यों वो मैं कॉज उठा ली थोड़ा तो। इसलिए जस्टिस प्रोटेस्ट ऐसा चीज होता है ना, कि प्रोटेस्ट ऐसा होता है कि आपको भाई कभी कभी हो सकता है कि आपको 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बैठना पड़े। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके भाई 8 घंटे में पसीने छूट रहे हैं, तो फिर आप कैसे प्रोटेस्ट करोगे? आप कॉज बहुत बढ़िया लेके आओ, कॉज के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब है। इवन हम लोग भी खड़े हैं कॉज के लिए, इसमें कोई कमी नहीं है। वी ऑल वांट कि भाई रेजिग्नेशन तो चाहिए, क्योंकि कई कई स्टूडेंट्स की ना जीवन खराब हो रहा है, जीवन बर्बाद हो गया। और कई लोगों के बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। और कई गार्जियन भी बर्बाद कर रहे हैं। कोई जमीन बेच बेच के भाई पढ़ा नहीं रहा है, जमीन बेच बेच के वो पेपर लीक वाले पेपर उठा रहे हैं। किसी तरह मेरा बेटा निकल जाए, अगर वो निकल भी जाएगा तो वो अनपढ़ आदमी क्या करेगा? उसको बनाओगे हर्ट सर्जन, वो इंटेस्टाइन का करेगा ऑपरेशन। वो क्या मैं बोल यहाँ पे सकते हैं? यही मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ ना, अगर आप पेपर लीक के थ्रू ही बना दे रहे हो, अगर हम अपना घर बेच के तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो पैसा निकालना भी तो है हमें, हम कैसे ये तो निकालेंगे? तो करप्शन का एक नया लेयर तो यहीं तैयार कर दिया ना आपने। हम्म, जब कॉम्पिटिशन में अपना घर बेच के दे दूँगा, तो तो फिर वापस घर बनाऊँगा भी तो वसूलूंगा। सही। अब 1 महल का घर बेचे हैं, तो 10 महल का तो कम से कम बनाएँगे घर, हम्म। चाहे जैसे बने। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यही हो करप्शन भी तो रहा है यहीं ना, से आप स्टार्ट देखिए ना कर उठा रहे हो के। ना। अब देखिए उठा के जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। वो है ना, वो एक यहाँ सासाराम का ही मैं न्यूज देख रहा था। उसका वो मीम था कि भाई, उसका दृष्टि इंटरव्यू में उनसे पूछा है कि आप पहले 3 काम क्या करेंगे, तो मैं ये करूंगा, बहुत अच्छा अच्छा, मैं देश के लिए, मैं अपने राज्य के लिए, मेरे अपने जिले के लिए। और पहले ही हम दिन सबसे पोस्टिंग पहले मिला, 3-3 लाख के साथ। 3 लाख के साथ पकड़े गए। तो ये मेंटेलिटी प्रिपेयर, वो ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन माइंड में घुस जाती है, कि भाई मैं इतना फीस देके पढ़ा हूँ, या मैंने पेपर लीक खरीदा इतना देके, तो मैं उसको वापस भी तो वसूलूंगा। और वापस वसूलने में अगर मिल रहा है तो हम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना वसूलेंगे। तो ये वाला सिस्टम है थोड़ा सा। अदरवाइज अगर देखा है तो रिजिग्नेशन चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन चाहिए। और अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, बड़ी एक बात करते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे थोड़ा बहुत वाइड दिखता है कॉकरोच पार्टी में,
कि उनसे मैं कोई वीडियो देखा तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा ठीक है, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं उसके बाद क्या? तो उनका जवाब, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो आप कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे? अगले ही दिन वो पुणे पहुंच गए। इसमें थोड़ा सा मुझे वो, थोड़ा सा ना, थोड़ा डाउटफुल वो हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं उनसे तेरा बढ़िया वाला वो पॉलिसी बना के मैं दे रहा हूँ ना। तेरा वाला मुझे वो अन्ना हजारे वाला वो याद आता है, अनशन फिर आ जाता है कि डिस्टर्ब करना है बस। नहीं, नहीं, यहाँ पे कॉकरोच पार्टी से ज़्यादा पॉलिसी तो मैं बना के दे रहा हूँ ना भई, बिल्कुल। कि आप क्यों उठे वहाँ से? इससे अच्छा धर्मेंद्र प्रधान के घर पे जाके फास्ट एंड टू डेथ करते। हम्म, अगर वो पॉलिसी अगर वो हमें मिल जाता, फिर हम एजुकेशन रिफॉर्म्स पे चले जाते, एनईपी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करो सही से। फिर ये हमें रिफॉर्म लाओ। अगर हम एज अ एनजीओ काम कर रहे हैं, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, मुद्दे की कमी थोड़े है। बिल्कुल, हम ऐसा भी है कि हम अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कई जगह ऐसे जो वल्नरेबल जगह है जहाँ पे आप रोक सकते हो, और गवर्नमेंट, मुझे लगता ऐसा नहीं लगता कि मैंने खुद बोल दिया। दो तो हमने ऐसे ही काउंट कर लिया, यूजीसी बिल है, फार्म बिल है, गवर्नमेंट उस पर डाउन हुई, पब्लिक अगर साथ रहेगी, अगर आप उस तरह के रहते, बट आप एक दिन वहाँ, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मैं अगर दिल्ली बेस्ड पर्सन हूँ और मैं पहले दिन प्रोटेस्ट में गया हूँ कांग्रेस जनता पार्टी के, 1 घंटा पहले आपने प्रोटेस्ट को वाइप आउट कर दिया, ठीक है, 2 दिन बाद फिर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप पुणे बुला रहे हो, फिर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप लखनऊ बुला रहे हो। अब मैं दिल्ली का पर्सन हूँ, मैं कहाँ कहाँ ट्रेवल करूंगा प्रोटेस्ट के लिए? या तो आप अपने इस सेंटर को इस तरह, अगर आप उसको बेटर करना चाहते हो तो आप सेंटर को पूरे होल ओवर इंडिया फैलाओ, हर जगह अपना अपना लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉकरोच पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कई सारे लोग प्रोटेस्ट, एनएसयूआई का आपने देखा प्रोटेस्ट कर रहे हो, उस पर तो पुलिस पानी की बौछारें मार रही है, उनका भी तो वही है ना। वही ना, तो उनका भी क्या है, उनका डिमांड तो कुछ अलग नहीं है, वही डिमांड जो कॉकरोच पार्टी कर रही है वही डिमांड वो भी कर रहा है। तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता नहीं क्यों इसमें कॉम्प्रोमाइज भी लगता है, बट मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कुछ, चूंकि इसकी जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज का भी इशू, क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, जो मेंटेलिटी है, मैं ऐसा नहीं है, मैं खुद से, मैं उसको वो बोलता है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना। ऐसा मैं कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज अगर अगर देख रही है कि भाई, अगर सपोज करते हैं कि आईटी सेल जो है, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी सेल है, वो देख रही है कि अभी लेफ्टिस्ट विचारधारा या फिर यूथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तो उनको इस तरह का एक माहौल अगर जनरेट करना हो, जैसे अन्ना हजारे वाले सिस्टम में बहुत कुछ डिस्क्रिपेंसी निकला था कि वो किस तरह से क्रिएट कराया गया था, तो अगर उनको इस तरह का कुछ क्रिएट करना हो, तो बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बी टीम है, स्टार्टिंग सटायर में हुआ था, बट एट ए टाइम वो बी टीम बन चुका है बीजेपी का, कॉम्प्रोमाइज है। तो मैं इस तरह से भी इसको क्रिएट कॉन्स्पिरेसी, फिलहाल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई गारंटेड नहीं ले सकता है, बट कॉज बहुत सही, कॉज के लिए भाई, उस बंदे का भी मैं बोलना चाहूंगा कि अमेरिका छोड़कर अगर वो यहाँ प्रोटेस्ट करना है तो चलो, इट शुड बी, कि हाँ, बट इतना डीऑर्गेनाइज करके फिर इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास कोई विजन नहीं है, आप, आपके पास सडनली वो रीच आ गया जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हाइप हो गए, ये मैं बोल सकता हूँ। आपका नहीं, क्या है? नहीं, ये मैं इस पे बस यही कमेंट करूँगा कि अगर आपको इतना लिवरेज मिल रहा है, सबसे पहला चीज़, आप आ रहे हो, आपको पुलिस जाके एयरपोर्ट से उठा के ला रही है, अपने गाड़ी में बिठा के ले रही है और थाली में परोस के आपको परमिशन दे रही है, भाई प्रोटेस्ट कर लो 5 बजे तक, हम परमिशन देते हैं, जो बिल्कुल। कि किसी को नहीं मिला था इससे पहले। हम्म। सीधी बात, ऐसे किसी को नहीं मिला है, चाहे जो भी हो। उसको भी जाके थाने में आराम से लेटर लिख के देना पड़ा, बताना पड़ा कि इतने आदमी आएंगे, इतने आदमी आएंगे, ऐसा कुछ। इनके पास ऐसा कोई विजन नहीं था, पुलिस सीधे जाके कहती है चलिए आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपको परमिशन देते हैं एयरपोर्ट से, ऐसे कोई इतनी अच्छी सुविधा में। और उसको इन्होंने किस तरह से बुलाया, 4 बजे खत्म किया, हम्म। 1 घंटा, एक जहाँ प्रोटेस्ट का एक एक मिनट कीमती है वहाँ। मैं यहाँ पे अभिजीत दीप के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि हाँ, एयर सिकनेस उनका हो सकता है, आप हम्म। तुरंत आ रहे हो, तुरंत यहाँ आ रहे हो, उसको नहीं, लेकिन आपके और भी तो मेंबर थे, आपने जिनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया, वो क्या कर रहे थे? जब भीड़ जमा है तो उनको एक एक समय का क्यों नहीं यूज किया, अगर 5 बजे तक है? बिल्कुल। सेकेंड, सेकेंड, आपका विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर जैसे आप कर रहे हो, इसके अनुसार लोग तुरंत कहें कि कोई काम का नहीं, एसोसिएट किसके साथ करते हैं? जो आपके साथ एसोसिएट कर रहा है। हम्म। अगर आज हम आपके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, कल हो कि आप किसी और के साथ एसोसिएट कीजिए, हम्म। इधर कीजिए, तो आप छोड़ दे रहे हैं एक को, जैसे हमसे कनेक्ट करा है, हमने छोड़ दिया, तो हम फिर से आपको कनेक्ट करने में मुश्किल आएगी। जैसे अभी दिल्ली में ही थे, तो हर एक जगह से लोग आ सकते थे, क्योंकि सेंटर है, हम्म। यहाँ पे सारे एमपीज हैं, सारे एमपीज बेस्ड है यहाँ, 543 में 540 अभी हैं, तो सारे बेस्ड हैं यहाँ। हम्म। तो आप कहीं भी जाके
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो उनके घर के बाहर बैठो, वो मैं हमेशा मांगे रखो। मैं बात आपके करना पास चाहूंगा जिस इंटरनेशनल मीडिया कवरेज थी, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज थी। और अगर जैसे-जैसे ये बात अगर आप दिल्ली में बैठ जाते, लिवरेज जिस तरह से था, तो हम ये कह रहे हैं ना कि 10 से 15 दिन के अंदर पक्का इतना प्रेशर बन चुका था, 10-15 दिन बहुत हो जाता रेजिग्नेशन के लिए। अब बिल्कुल पक्का रेजिग्नेशन ले लेते, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो चाह रही थी, जिसके पास सपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया का, वो हम्म, बहुतों लोग चाहते हैं। एनएसयूआई को कहाँ है? वो तो बारिश पानी खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनका कोई कवरेज नहीं है। उनको नेशनल मीडिया तो छोड़ो, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज नहीं है। तो इंटरनेशनल लोकल कह कोई रहा हूँ, कवरेज नेशनल नहीं, मीडिया लोकल की कवरेज नहीं है, यही तो उल्टा सारी मैंने बातें कह हम लोग दिया। देख रहे हैं। उनको तो लोकल कवरेज भी नहीं, उनको तो सोशल मीडिया पे एक दो वीडियो फुटेज वही मिल रहे तो वही बहुत है। वही वही मैंने उल्टा कह दिया कि उनको इंटरनेशनल नहीं नहीं, मीडिया हम कवरेज लोग छोड़ो, नेशनल मीडिया की भी कवरेज नहीं है। हम्म तो जिसके पास इतना लिवरेज मिला हो, और वो इस तरह से नहीं, वही कहते हैं, जैसे हम अपने आप को डाइवर्ट करते हैं कि आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कल हिस्ट्री पढ़ेंगे और 1 महीना बाद फिर पॉलिटी पढ़ने आएँगे। हम्म तो फिर क्या हासिल होगा, आप समझ ही रहे हो, वही है। आज दिल्ली जा रहे हैं, कल यूपी जा रहे हैं, कल बिहार जाएँगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट चले जाएँगे, सातों स्टेट एक-एक दिन, और फिर 28 दिन बाद दिल्ली घूम के आएँगे। एक-एक दिन भी अगर हम लेते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? तब तक तो आपने जो बनाया था प्रेशर, वो तो खत्म हो गया, डाइल्यूट हो गया। हम्म तो कॉज के साथ सब खड़े हैं, लेकिन जैसा आपका वो विज़न है ना, वो हम्म कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। क और उसके इसके थ्रू बेस कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, सिंपली है, अगर इस तरह से इतना कनेक्टिंग होता तो हम भी उससे कहीं ना कहीं एसोसिएट करते, क्योंकि हमारा भी मुद्दा कुछ अलग नहीं है। हमारा मुद्दा भी कुछ अलग नहीं है, वैसा ही है कि भाई एक फेयर गवर्नमेंट हो, एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो धर्म जाति जवाब इन दे। चीजों से ऊपर उठ के ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, जवाबदेही के साथ, अगर वो गलत करे तो जन और खास करके जनता भी थोड़ी अवेयर हो। ये गवर्नमेंट गलत करे तो उसको बोल पाए कि हाँ गवर्नमेंट गलत है, उसको जस्टिफाई ना कर पाए, यहाँ तो जस्टिफाई करने वाले बैठे हैं। तो इन चीजों के पास बट अब यही दिक्कत है कि विजन आपका क्लियर है नहीं। विजन और विजन के साथ साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन भी क्लियर नहीं है माना जाए तो। सटायर में चालू हुआ चीज, तब मैं सिंपली वही बोल रहा हूँ, सटायर में चालू हुआ चीज हाइप मिलने की वजह से ये इस लेवल तक पहुंच पाया है। हाँ, सीधी या सी हो सकता है अभिजीत सिर्फ का मन हो कि हाँ, हमें लोग जाने। हाँ। मैं खुद पॉपुलर होना चाहता हूँ, बाकी मेरे साथ जो आए अपना जाने, और क्यों वो आए तो मेरे एक साथ। साल के अंदर पता चल जाएगा कि क्या मैटर है क्या नहीं है, कब तक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जितना हो रहा है 1 लोग साल रिकॉर्ड नहीं, अभी 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि क्या होगा, क्या क्या है नहीं क्या होगा। नहीं है, बिल्कुल। और दिल्ली, मुझे लगता है ये आपने बात बहुत सही बोला, क्योंकि जो पहला प्रोटेस्ट था इनका जंतर मंतर पे, तो मैं उस टाइम था नेशनल म्यूजियम इंडिया गेट के पास में ही था। तो पुलिस फोर्स में देख रहा था, तो ऑटो वाले से मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो पुलिस फोर्स कुछ है ही नहीं। सारी पुलिस फोर्स कहाँ भरी हुई है, तो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे, जहाँ पे ये लोग गए ही नहीं। सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि जब वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ी, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, आप थोड़ी ना कोई वायलेंस करोगे। आप जाके बैठ जाओ, वहां से उठो ही मत। प्रोटेस्ट का क्यों मतलब क्या नहीं, होता है? नहीं, मैं प्रोटेस्ट क्या मुझे होता है? 5 उसकी बजे तक फोर्स होता यहाँ है प्रोटेस्ट। मुझे 5 बजे तक यहाँ परमिशन मिला, मैं कहता 5 बजे तक यहाँ कर रहा हूँ। हम्म लेकिन अगर जैसे उन्होंने कहा था ना 5 बजे तक हो जाना चाहिए, हम्म तो मैं कहता 5 बजे तक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैंने टाइम दिया है। अगर नहीं होता है, तो मैं मूव करूँगा धर्मेंद्र प्रधान की घर की तरफ और वहाँ बिल्कुल बैठा रहूँगा। ये पीसफुल होगा, तब तक बैठूँगा, और फास्ट अनटू डेथ होगी। बिल्कुल। जब तब तक बैठा रहूँगा जब तक रेजिग्नेशन नहीं होती। ये प्रेशर और ज़्यादा बड़ा क्रिएट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज थी, सबसे बड़ा प्रेशर होता। मैं ये मान के चलता हूँ। और वो बिल्कुल डाउन कर सकते थे गवर्नमेंट के। अगर अभिजीत के जिस तरह से एयरपोर्ट पे वो अंबेडकर का बुक लेके निकले थे, अगर साथ में उन्होंने थोड़ा सा गांधी को पढ़कर उनका भी बुक लेके निकले होते, तो शायद बहुत जल्दी रेजिग्नेशन देखने को मिल जाता हमें। बट चूंकि एक बात को मानना हमें भी पड़ेगा कि भाई देख लीजिए, एक सिंपल सी चीज मैं बताना चाहूंगा, खैर मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ इतना वोकल होकर, मैं सिंपल सी चीज बोलना चाहूंगा। इस तरह के टॉपिक को हमारी मीडिया कवर नहीं देगी। जैसा हमने अंजना ओम कश्यप का वो इशू देखा, 2 कौड़ी के टीचर्स, वो पूरा ट्राई उसने किया कि जो नीट पेपर का इशू है उसको मेन मुद्दा से भटका के सब कुछ खुद पे कंज्यूम कर लो। मैं सीधा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ। आखिर ये मुद्दा उठा कैसे, टीचर्स पे उठा कैसे, उसके बाद टीचर की कंट्रोवर्सी, फिर टीचर आपस में लड़ रही है, चीजें हो रही है, टॉपिक कुछ और है, उसको घुमा के मीडिया कुछ और तरीके से पेश कर रही है, पता नहीं क्यों, शायद मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज है। अब तो इतना वोकल हमें भी होना पड़ेगा ना, कि देखिए मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ। मीडिया भी, इसका मतलब क्या क्या है कि मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज है। जो सही टॉपिक को मिल रहा है उसको घुमा फिरा के परोसना, या उसको कंज्यूम ही नहीं करने देना एंड यूजर तक, उनको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेटेड न्यूज को शो करना।
दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन सेंस। नहीं, टीचर टीचर उस समय केवल नीट पे ही नहीं बात कर रहे थे, वो एसएससी को लेके भी वोकल थे। एसएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई थी और भी पेपर जो उस समय बहुत सारे 2-3 पेपर लीक हो गए थे। यूपी वाला जो पुलिस का पेपर, यूपी पुलिस का सही था या जो भी था, वो भी लीक हो गया था। तो उन सबको लेके टीचर वोकल थे। और दैट वन कमेंट जो आपने बताया, उस कमेंट ने सारी बातें को डाइल्यूट कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, दबा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्योरली इंटेंशनल ही था, क्योंकि वही करना ही था। इंडियन मीडिया नो इट वेल कि उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से मैनिपुलेट करना है, दैट्स इट। मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ें, और जो कि मैं समझ सकता हूँ जो कि जिस तरह का हम न्यूज़ देख रहे हैं, चूंकि आप पहले से न्यूज़ उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा न्यूज़ चैनल देखने का। और बहुत सही है, किसी ने रैंकिंग, अगर किसी ने भी रैंकिंग दिया, मुझे इस पे बहस ही नहीं करना कि 11 टॉपिक पे दिया, 12 टॉपिक पे दिया, कितने पे दिया। रैंकिंग जिसने भी दिया, बहुत सही रैंकिंग दिया है। दे लिटरली डिजर्व, बिकॉज उन्होंने काम ऐसा किया है ना। अब क्या नहीं, है, नहीं, सबके लिए यूनिफ़ॉर्म है ना, जिसकी रैंकिंग कर रही है वो सबके लिए यूनिफ़ॉर्म है ना, उसने पहले ही बता रखा है। मैं एक नहीं चीज़। बोल रहा हूँ, आप इस चीज को उठा के देखिए। कल तक आप जिसके नाम पे व्यूज बटोर रहे थे, अंजना कश्यप के, या कोई भी उठा के देख लो, खान सर, पटना वाले खान सर, पटना वाले खान सर, खान सर, खान सर, आप व्यूज व्यूज बटोर रहे थे। आज वही जब आपको एक्सपोज करना स्टार्ट करते हैं, 1 रुपए वाली लैंड वाली बात खान सर की मुझे अभी भी याद है। अंजना ओम कश्यप के जो स्कूल है, 1 रुपए में लैंड लीज मिलना, ये चीज़ है जो उन्होंने स्टार्ट किया। अब पूरी कम्युनिटी जो भी उनकी है, न्यूज़ वाले की जो भी है, पता नहीं क्या, वो पूरी तरह से कैंपेनिंग, और क्या बोल सकते हो उसको, उसके तहत वो डिफेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। खान से अब वो फैजल खान। अब कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो उनको खान सर दोबारा बोलता हूँ। मैं वो कोई मैं तो सपोर्ट बोलता नहीं हूँ, किया। मैं मैं सपोर्ट मैं करता भी हूँ, मैं भी फुल्ली बोलता हूँ। सपोर्ट। मैं ये नहीं बोल रहा, एज मैं ए मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं, एज ए टीचर सपोर्ट करता हूँ, पूरे सपोर्ट करता हूँ, जितना तक, तो जहाँ मैं तक खुद जानता हूँ उसमें जानता हूँ। मैं खुद खान सर, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ ना। अब धीरे धीरे नहीं, नहीं, देखिए मेंटेलिटी क्या आप बनाएगी क्यों वो। का देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए हिटलर के टाइम में एक बात बोला गया था, अगर आपको ध्यान हो, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो, झूठ को इतनी बार बोलो कि सच वो लगने लग सच जाए। लगने लगे। हाँ, तो ये बोलना था आपको, तो जो झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लग गया। फैजल खान, फैजल खान, फैजल खान, कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखिए, हर कोई ने लिख रखा है फैजल खान। हर कोई लिख रखा है फैजल खान। और बहुत ही बुरा, मतलब किस तरह का कॉन्स्पिरेसी हुआ उसके बीच में, ये टीचर्स अलग से फंस गए, उसका तो खैर बात ही नहीं करना है। बट ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये शो करता है कि लेवल बहुत डाउन है। और प्योरली इंटेंशन भी शो करता है कि वो किस, क्या शो करना चाह रहा है फैजल खान लिख के। यहाँ तक कि एक हमको, चीज़ एक चीज़ एक चीज़ एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ करूँगा। चलो, उन्होंने उठाया, ₹1 में उसको मिला, चाणक्यपुरी में हम्म, स्कूल और ज़मीन मिल गया। मिला। ठीक है? ठीक है? अडानी को सेम बिहार में ₹1 में पावर प्लांट के मिल गया हम्म, ज़मीन। हम्म, व्हाई नॉट खान सर? हॉस्पिटल आपने इतना बड़ा खोला, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो फेल हो गया। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के ग्रीड के कारण उन्होंने उस पे होल्ड कर दिया। हम्म। भले वो करेंगे या ना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन व्हाई नॉट खान सर? वो भी तो इतना अच्छा काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनता क्योंकि है? कोई सपोर्ट नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, ये और क्वेश्चन उठना और चाहिए कि और आप भाई, और एक बंदा जिसकी नहीं, ड्यूटी नहीं, नहीं, आप नहीं, उसकी ड्यूटी नहीं है, वो टीचर है, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना। वो पढ़ा रहा है, अपने हिसाब से सही कर रहा है। बट उसने समाज के प्रति खुद को इतना समर्पित कर रखा है कि वो इंसान ब्लड बैंक, महंगे महंगे हॉस्पिटल्स, और उनको एक्सेसिबल बना रहा है लोगों के लिए, अफोर्डेबल बना रहा है कि 25 रुपए में एक्सरे, 30 रुपए में ईसीजी, पता नहीं क्या क्या है, जिसके लिए लोग इधर उधर भटकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और कितना फी भरेंगे वो खुद जान रहे हैं। बट पता नहीं क्या है ये सिस्टम है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एक तरह से वर्क हो गया ये। हम्म, यही हो गया ना कि आप एक तरह से डोनेट कर रहे हो। ₹25 क्या है हमारे लिए? सही से कहो तो एक चाय और एक बिस्किट, हम्म, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हम्म, तो उस नाम में आप एक्स-रे अगर करवा ले रहे हो, तो क्या चाहिए इससे बड़ी चीज़ें? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, इतना में नहीं मिलेगा। वो आपके एडमिट का ही चार्ज ले लेगा। हम्म। या फिर कहते हैं ना, नहीं वो, पीएमसीएच चले जाओ, बेड बेड के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ जाएगा। एम्स में आप जा रहे हो, पहले नंबर लगाने का ही कोई इससे ज़्यादा रुपया ले लेगा आपसे। तो अगर एक बंदा आपका वो काम कर रहा है जो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, हम्म, गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमें पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो हम्म, भी चीज़ें हैं आपकी फैसिलिटी, जो रोड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जो भी है, सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का है। हम्म।
और आपका अगर कोई काम कर रहा है तो सपोर्ट किसका? आपका तो आना चाहिए वहाँ पे। एक तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से अगर कोई कर रहा है, तो उसका पैर खींच रहे हो। हुँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुखद इसमें बात क्या हो सकती है? और अगर मुझे वो बहुत सही लगता है पुरुषोत्तम सर का, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है, उन्होंने जो कहा था कि अगर मूर्खता के जाल में फंसा ये देश, तो सबसे पहले नाम नेताओं का नहीं, सबसे पहले नाम मीडिया का आएगा, क्योंकि उनका व्यवहार लिटरली दिखा है, आप खुद उठा के देख रहे हैं। और एक किस तरह से ये कम्युनिटी बन चुकी है ना मीडिया वालों की, ये भी आप समझ पा रहे हैं कि फैजल खान, पहले से फैजल खान नहीं थे, ये अभी अभी जब जैसे ही अंजना ओम कश्यप से लड़ाई स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये फैजल खान हुआ है। उसके बाद गोली चला तो उनके पास और प्लस पॉइंट हो गया। नहीं, मैं ये इसमें मीडिया वाला बात मैं भूल गया था। 159 अगर रैंक पे हो, तो सबके लिए वो है ना, जो भी आपने 11 जो पॉइंट बनाए हैं, सबके लिए यूनिफ़ॉर्म पॉइंट है। हम्म। सारी कंट्री के लिए मोर देन 200 कंट्री अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो हम्म। अराउंड 180 है। कितनी पार्टिसिपेट कर रही है? कितने की रैंकिंग आ रही है? ये तो मुझे रैंक नहीं, बट मेरे को लगता है 157 रैंक है। 159 है अपनी। अच्छा, हो सकता है। अपनी रैंकिंग 159 है। पहले थी 157, वो फिसल के नीचे हो रही है। तो अच्छा। इसमें सबके सबके लिए पॉइंट तो वही है ना। हम्म। सबको उसी पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे कि इंडिया के लिए हम इस 5 पॉइंट पे करेंगे और दूसरे के लिए दूसरे 5 पॉइंट पे करेंगे। सबके लिए वही यूनिफॉर्म पॉइंट है। आप उस पे वर्क क्यों नहीं कर रहे? अगर आप उस पे वर्क करते तो आप भी एक पे आ जाते। बिल्कुल। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग क्राइटेरिया है, उनके दूसरों के लिए अलग क्राइटेरिया है। हम्म। ये कहना कि नहीं 11 पॉइंट ये है, ये कोई और पॉइंट है, कोई और पॉइंट नहीं, आपके लिए यूनिफ़ॉर्म है। और यूनिफ़ॉर्मिटी तो आप हर जगह देखना चाहते हो, तब तो कह रहे हो आप वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन और जो भी हम बहुत सारी कह रहे चीजें। हो, वन टैक्स सिस्टम ये सारा। तो हम जब वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की बात करें तो यूनिफ़ॉर्मिटी वहाँ क्यों नहीं बात कर रहे? आपके बिल्कुल। सबके लिए भी तो वहाँ भी यूनिफ़ॉर्मिटी है। एजुकेशन पे भी मैं ये कह रहा था, वन नेशन वन एजुकेशन की बात हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात क्यों नहीं कर रहे? मीन्स वन हेल्थ इसीलिए तो सिस्टम में ये नहीं कह रहा इंडियन कि इंडियन मीडिया इररिलेवेंट इसीलिए हो गया। आखिर इतने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे इतने इंडिपेंडेंट मीडिया क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज कि जो हमारी नेशनल मीडिया है वो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुकी है, और कोई उनको सुनना क्वेश्चन नहीं चाहता पूछे। नहीं है। क्वेश्चन पूछना है नहीं, डिफेंड करना है। उल्टा जो इररिलेवेंट टॉपिक्स है उनको उठाना है। देश में इतनी सारी समस्या है, ऊपर से उनके टॉपिक हो गए आधा आधा घंटे के शोज हो गए, झाड़ फूक के। उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब जितने भी स्टेट बचे हैं जो बीजेपी को जीतना है उसको आप ही लोग जिता दो। अब तो वोकल, अब मुझे उतना वो सोचना नहीं पड़ता वोकल होने के लिए, वोकल होने के लिए, क्योंकि जो बात सच है वो सच है। और ये बोलने की थोड़ी बहुत डेयर होने की जरूरत है कि भाई अब ऐसा ही लग रहा है ना कि अब बंगाल जिताने में जितना तो बाकियों का हाथ नहीं होगा, उतना तो न्यूज मीडिया ने झाल मुड़ी कर करके उसको जितवा दिया कि भाई हाँ भाई, डाउन टू अर्थ बंदा इनको जितवाओ। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात करना है। अब देखो कैसे उनको चेंज किया। लहसुन प्याज नहीं मिलाया है तो ये मछली वेज है। वहां पे कोई हिंदू वाला एंगल नहीं चला, वहां पे वो वाला तो मक्खन और वहां वो पे वाला घी कर लो वाला ना फिर। नहीं चला। गाय हमारी माता है ना, वो कहता है कि नहीं ये अलग ब्रांड ब्रांड मतलब नहीं है, ब्रीड हाँ, होती है, ये उसको बोला अलग था कि ब्रीड है वो इसलिए ये बॉस हमारी टोरस, ये बॉस हम इंडिकस। पता नहीं, 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 ब्रीड कोई ब्रीड थी, ये ब्रीड हमारी माता नहीं होती है, या घर के अंदर खाओ तो ये नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर खाते हो तो दिक्कत है। तो ये सब इलॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिक पे बात करो ना भई, करना है तो लॉजिकल और करो। सबसे या बड़ी फिर बात। उस दिन हमारे जो प्रिय सांसद बिहार के हैं, उनसे ही पूछा गया, "क्या आपने ये गाना गाया?" तो मुँह पे जुटलाया जा रहा है, "नहीं, नहीं, हमने नहीं गाया।" तो देखिए ये कौन है? कुछ समझ तो भाई क्या कहें, आज के ज़माने में कम से कम एक्सेप्ट तो करो भई, या कह दो हाँ, हमारा इनिशियल फेज़ था और बिहार में नहीं, नहीं, ये आप एक्सेप्ट करो ना, हमारा इनिशियल फेज़ था और बिहार में यही चलता है, ऐसा नहीं करते तो हम नहीं चल पाते। ऑडियंस की एक्सेप्ट डिमांड करने पे। में क्या जाता है? ऐसे कह लेते हैं ना कि हाँ, हाँ। उस समय यही डिमांड थी, तो हमने एक्सेप्ट करते हैं। अब नहीं करेंगे, अब हम अच्छे गाने गा रहे हैं। आप हमारा देखिए अभी हम्म। पंचायत में हमने गाया है वो वाला कोई हिंद के सितारे। अच्छा-सा हिंद के सितारा इतना अच्छा गाया है, इतना तो अच्छा लग रहा है और भी आप जाके हमारा देखिए, हाँ, वो इनिशियल फेज़ था, हो जाती है। बिहार में यही डिमांड है, तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है भई? जैसे अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, कल हो के कोई हमें कहे कि भाई तुम उस समय ऐसे बात कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई हमारा इनिशियल फेज़ था, जैसे हम बोल रहे थे। हो हम्म। सकता है हम एक्सेप्ट तो करेंगे ना, हम्म। अब जो बोल रहे हैं हम अलग बोलेंगे आगे। बिल्कुल। एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? आप एक्सेप्ट कीजिए, कहिए हमारा इनिशियल फेज़ था, हम्म। उस समय वही डिमांड थी, सिचुएशन वही था। हम्म। क्या उसी के थ्रू हमारा घर चलता था, मजबूरी था, क्या करें घर ना चलाए, भूखे मर जाए। सही बात है, कहने सही में बात क्या है। जाता है? बिल्कुल।
एक्सेप्ट करिए जो आपने गलती करी, या आपने जो भी किया उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इस वजह से इरिलेवेंट हो जाता है ये सांसद वगैरह, ये लोग भी इसी वजह से इरिलेवेंट हो जाता है, जिस वजह से ये मोदी मोदी वाली, सॉरी, जिस वजह से ये मीडिया हो जाती है, इंडियन मीडिया। तो एक और ठीक मैं है। यही यही एक और मैं यही कह रहा था, जैसे अभी बात हुई ना पॉलिटिक्स पे, तो ये वाली बात कि एक जैसे हमारे ये सब हो जाते हैं, फ़िल्म मेकर्स आ जाते हैं हम्म। इसमें, पॉलिटिक्स में। अच्छा। तो एक तरह से टाइम पास ही हो जाता है ना, ये हमारे यहाँ चुन के तो आ जाते हैं, लेकिन हम्म। फिर ये कभी दिखाई नहीं देते हैं 5 साल, अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। फिर हम वही जोड़ देंगे फिर इसको, विजय, तमिलनाडु के सीएम। मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई उनके दो ही चीज पे उनको वोट मिला होगा। एक तो उनके फेस वैल्यू की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ में जो एक्टर्स होते हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। सो एक तो फेस पे उनको मिला वोट। दूसरा, उन्होंने जिस तरह का प्रॉमिस किया कि भाई सिल्क साड़ी देना, सोना ना देना, ये इस तरह का वो प्रॉमिस किया, तो वो तो हर जगह चलता है। तो वो तो उनको इस तमिलनाडु का कल्चर ही है, प्रीमी कल्चर है। तमिलनाडु का कल्चर है, वो वेलफेयर पॉलिटिक्स करते ही आ रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखो ना तमिलनाडु का, तमिलनाडु हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। वेलफेयर पॉलिटिक्स करता आ रहा फिर भी डेवलप्ड है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वेलफेयर कर रहा है तो वो सबसे नीचे चला गया। हम भी वेलफेयर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? तो दोनों चीज़ देखते जाओ, उसके कल्चर में ही है कि हम वेलफेयर पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। जो भी वहाँ पर पार्टी आएगी वो करेगी। सब पार्टी के जितने भी होंगे सबके प्रॉमिस में वेलफेयर होगा ही होगा, कि ये फ्री देंगे, वो तो फ्री देंगे, बकवास से लेके, थोड़ा सा टीवी से लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे भी और करते हैं अच्छी। ना। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट, अभी नहीं, नेक्स्ट करेंगे। नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड है, साउथ वाले इतने डेवलप क्यों है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी। ऐसे बोल के नहीं कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, सदर्न रीजन जो है इंडिया का, वो रेदर देन नॉर्थ उन्होंने मेहनत कंपैरेटिवली करा है थोड़ा ना, सा राइज क्यों है, उन्होंने रेदर। उन्होंने अपने पे मेहनत किया, ये बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे भाई? हम्म। आपने जब वो कहा था, पहले था कि पॉपुलेशन पे जो कंट्रोल करेगा ना उसको हम एक्स्ट्रा डिवोल्यूशन करेंगे, जैसे हमारा होती है, हमारा ये होता है ना, हम्म। फिनेंशियल रिवॉल्यूशन होता है, हमारा जो फिनांस कमीशन बनता है, हम्म। तो उसके लिए वो था। तो उन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, उन्होंने अलग चीज पे, एडुकेशन पे काम किया, तो ये सारी चीजें उनके लिए है। हम्म। हमने अपने एडुकेशन पे काम नहीं किया, हाँ ठीक है। हम किसी और चीज पे काम किए तो वो होगा ही ना। हम्म। एडुकेशन तो हम कह ही रहे हैं कि वो जन बूटी है, जिसको पिलाओ वो एजुकेशन तो आगे जाएगा ही। राइट। तो सही है। एडुकेशन की है, जन्मघूटी है, पिलाओगे तो अच्छा होगा ही। उन्होंने पिलाई, इसलिए आप देख लो बेंगलोर को क्या किस नाम से जानते हो, यूएस के फेमस सिटी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ठीक है। तमिलनाडु कुछ अलग चीज के लिए फेमस है, केरला कुछ ये अलग चीज के लिए फेमस है, आपका आंध्र ऐसा भी नहीं प्रदेश कि कुछ वो अलग बहुत चीज ज्यादा के लिए फेमस एजुकेटेड है, है। तो बहुत एजुकेटेड है तो खुद को बहुत फॉरवर्ड समझते हो, अपने कल्चरल, अपने रूट से भी बहुत जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। जुड़े हुए तो हैं। ये सब कॉम्बिनेशन बहुत तो रेयर देखने को मिलता है। नहीं, तो जब तक आप पढ़ लिए हो और रूट से जुड़े हुए नहीं हो, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है एडुकेशन का, ये भी हम कह लेते हैं। ये भी सही है। जब तक इन चीज को फॉलो नहीं करोगे, दूसरे को इज्जत नहीं करोगे। भाई एडुकेशन ले लिया तो कौन बड़ा काम कर लिया, कोई भी ले लेता है। लेकिन हम्म। एडुकेशन को रिस्पेक्ट के साथ जियो, कल्चर के साथ कनेक्ट करो, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करो, तो रियल एडुकेशन का मीनिंग होता है। एडुकेशन का मीनिंग क्या है? केवल पढ़ाई थोड़े करना है, नॉलेज थोड़े गेन करना है, हम्म। और भी चीजें हैं। लोगों की इज्जत करो, लोगों को समझाओ, क्वेश्चन पूछो। रियल एजुकेशन तो वही है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हो, अपने राइट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जो इन्वायरमेंट के बारे में। हम्म। रियल एजुकेशन ये है। हम्म। एजुकेशन मतलब अब किताब हमने कितने पढ़ लिए, 50 किताब पढ़ लिए, 100 किताब पढ़ लिए, क्या फायदा? उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। हम्म। तो वो चीजें भी हैं। चलिए ठीक है। फिलहाल हम लोग यहीं पे इसको एंड करने की कोशिश करते हैं। काफी होलिस्टिक डिस्कशन, और लगभग पता नहीं कौन कौन से पॉइंट में हम लोग कौन से यूनिवर्स में, कौन से कॉस्मोस में एंटर कर गए थे, कि पता नहीं कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस किया, अभी वही रिमाइंड नहीं हो पा नहीं रहा है। नहीं, लेकिन डिस्कस कोई टॉपिक पे नहीं करा। हमने एक तरह से अपनी जितनी भी इच्छाएं थी ना खुल के हमने उसको बता उसको हमने दिया, जाहिर हमारे करा है। ये प्रॉब्लम सारा कुछ बता दिया, और एक तरह से सच्चाई से बताया कि हमने कहाँ क्या किया, क्या नहीं किया। एक उसको एक्सप्रेस करा, एक तरह से टॉपिक हमने नहीं कवर करी, अपनी लाइफ को मैंने एक तरह से खोला है, थोड़ा सा पार्ट जो अंदर में है उसको निकाल के आप लोगों के सामने रखा है, हाँ। और कुछ नहीं किया आई है। थिंक कि और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा, खैर मेरे लिए डिस्कशन, पता नहीं देखने वालों के लिए कितना होगा, बट हमारे लिए डिस्कशन मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है सौरभ। सो इसी के साथ हम लोग इसको फिलहाल एंड करते हैं, और बहुत जल्द इतने ही लॉन्ग सेशन के साथ हम लोग दोबारा भी मिलेंगे। टिल देन,
वॉच अस मिलते हैं अगेन। किसी नई सेशन के साथ। हाँ, ओके, गुड नाइट। एक मिनट, अभी हो गया यहाँ पे एंड। आप इसको एक तरह से नई